Force. So what is a force? In everyday language we can say that force is either a push, जैसे यहाँ पर हम पुश कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, या पुल, यहाँ पर हम पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोप, इस रोप की हेल्प से हम पुल कर रहे हैं. फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फोर्स विल नॉट एक्ट. फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि फोर्स तो किसी ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होता है. इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. ऑब्जेक्ट है तो फोर्स है. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई हु इज अप्लाइंग फोर्स. जैसे इन दिस केस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बाय सम पर्सन थ्रू द हेल्प ऑफ अ रोप, एंड ऑन विच ऑब्जेक्ट या ऑन whom the force is applied. Force is applied on the object of mass m. तो force acts on an object. कोई force नहीं है तो there is no meaning. मतलब इस तरह का डायग्राम is not possible. There should be some object जिसमें force apply हो रहा है. Okay. तो force requires an agent, मतलब external agent is the best word. Force requires an external agent, like in this case a rope is the external agent. ये रोप जो है ये हमारा एक्सटर्नल एजेंट है. और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज फॉलिंग डाउन, देन वी नो दैट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज वेट mg. तो यहां पर एक्सटर्नल एजेंट इज अर्थ. अर्थ इज द एक्सटर्नल एजेंट. द फोर्स इज अप्लाइड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. एज यू थ्रो ए बॉल इट इज योर हैंड. अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं अपर डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो अवर हैंड इज द एक्सटर्नल एजेंट. तो एक्सटर्नल एजेंट वो हुआ जो फोर्स अप्लाई करे. एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ? विच अप्लाइज फोर्स. वी कैन से इन कॉमन लैंग्वेज विच अप्लाइज फोर्स. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स का एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये भी है. तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के सारे प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं. एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. इनफैक्ट आई कैन गिव यू सम एग्जांपल आल्सो. जैसे कि अगर फोर्स एक इस तरफ है F1 और एक फोर्स इस तरह से है F2, तो रिजल्टेंट फोर्स हम ये पैरेललोग्राम लॉ से बता सकते हैं कि ये FR रिजल्टेंट फोर्स है. तो वी कैन यूज एडिशन ऑफ वेक्टर कंसेप्ट. वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट. वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज F डॉट R, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. देयर इज समथिंग कॉल्ड टॉर्क इन रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो वो होता है R क्रॉस F. यानी सारे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आप यूज कर सकते हैं फोर्स में. फोर्स कैन आइदर बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है, एंड इसमें फोर्स mg अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में गैप है. अर्थ और मास m के बीच में एक गैप है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट. तो ये एक एग्जांपल हुआ. ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जांपल हुआ ऑफ नो कॉन्टैक्ट फोर्स, या लॉन्ग रेंज फोर्स कह सकते हैं. सिमिलरली मैग्नेटिज्म एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. अगर दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पुल फोर्स हम कहेंगे. तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. दो नॉर्थ पोल है तो दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर. तो रिपेल ईच अदर का मतलब पुश ईच अदर. तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. और कॉन्टैक्ट फोर्स तो बहुत कॉमन है, जैसे यहाँ पर रोप इज इन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट और है और आप उसको पुश कर रहे हो, ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करेगा. और मैनी एग्जांपल, फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. जो भी, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर मोर कॉमन we deal in our everyday life या common problems. ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही कांटेक्ट हट गया, मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, और आफ्टर सम टाइम फोर्स चला गया. सी देयर इज नो डायग्राम, नो फोर्स. जैसे ही कांटेक्ट हट गया मतलब नो कांटेक्ट, फोर्स भी हट जाएगा. नो फोर्स, नो कांटेक्ट, नो फोर्स. मतलब फोर्स तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक कांटेक्ट है. जैसे ही कांटेक्ट हट गया, देयर इज नो फोर्स. नो फोर्स का मतलब फिर वो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से विद सम वेलोसिटी. तो हम कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्सेस डिसअपियर्स द इंस्टेंट कांटेक्ट इज लॉस्ट. जैसे ही कांटेक्ट चला गया, कांटेक्ट फोर्स भी हट गया. मतलब इस जैसे ही देयर इज नो फोर्स, नो कांटेक्ट, देयर विल इज नो फोर्स. फोर्स डजंट हैव अ मेमोरी. इसको हम कह सकते हैं फोर्स हैव नो मेमोरी. फोर्स हैव नो मेमोरी. कांटेक्ट हट गया, फोर्स चला गया. फोर्स हैज नो मेमोरी कि कभी ये कांटेक्ट में था एंड ऑल. तो कह सकते हैं ये पूरा कंक्लूजन को हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस है. फोर्स जो है वो इंस्टेंटेनियस है. फोर्स इज इंस्टेंटेनियस. कांटेक्ट हटा, फोर्स हटा, फिर वो क्या हुआ था उस वक्त
उससे कोई लेना देना नहीं, अभी जो है वो सिचुएशन उसको डील करेंगे। तो फोर्स जैसे हट जाएगा हम जानते हैं कि पार्टिकल विल स्टार्ट, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब डीवीडीटी जीरो, डीवीडीटी जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये एक आइडिया मैंने दे दिया। हाँ, ये याद रखना है आपको कि जो हम न्यूटन्स का लॉज अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये पार्टिकल के लिए ट्रू है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉइंट मास। किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे जितना भी बड़ा हो हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, और उस पर जितने भी फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं F1 F2 mg कॉन्टैक्ट फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है वो उस पर ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे चाहे वो अर्थ ही क्यों ना हो। तो शॉर्ट में ये है कि न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ जो है न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास या पार्टिकल कह सकते हैं, और पार्टिकल इन पर ही एप्लीकेबल है। मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड, तो वहां पर भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है विच इज अ पार्टिकल और अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ पूरा अप्लाई करते हैं, मतलब मॉडिफाई करके। ऐसे केसेस में ये रोटेशनल मोशन चैप्टर का है, रोटेशनल मोशन चैप्टर का थिंग है, तो यहां पर भी हम मॉडिफाई करके अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके अप्लाई क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, मॉडिफाइड न्यूटन्स लॉ या कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करके हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई होगा लेकिन चेंज करके होगा। अदरवाइज आपको याद रखना है इट इज थ्रू आउट एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास या पार्टिकल। तो इसको पार्टिकल मॉडल कहते हैं। पार्टिकल मॉडल इज नॉट वैलिड इफ यू नीड टू कंसीडर इंटरनल फोर्सेस। ये एक सेकेंड पॉइंट है कि इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल ही नहीं है हमारे न्यूटन्स लॉ में, जो भी फोर्सेस है वो एक्सटर्नल फोर्स का रोल है। अगर एक कार के अंदर आप हो, ये कार है, अंदर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कार मूव करेगा, क्या कार मूव करेगा? आंसर है नहीं। तो ये एक छोटा सा सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है कि इंटरनल फोर्सेस जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट F इज इक्वल टू एम ए भी जो हम यूज करते हैं, F इक्वल टू एम ए यूज करते हैं हम, थोड़ा आइडिया होगा ये आपको, वो भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हो, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिग्मा एक्सटर्नल नेट इंटरनल फोर्स ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू जीरो, या तो ऐसे लिख सकते हो F नेट, नेट मतलब टोटल इंटरनल फोर्स इन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, या ऐसे लिख सकते हो कि भाई पॉइंट मास मैंने डील अज्यूम किया है, तो पॉइंट का मतलब तो खुद ही एक पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो तो खुद एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल के देयर इज नथिंग लाइक द वर्ड इंटरनल, क्योंकि जस्ट एक डॉट है, एक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पॉसिबल है उसको हम अज्यूम करते हैं। तो इंटरनल तो कुछ है ही नहीं, तो उस तरह से भी हम कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स को कंसीडर करना ही नहीं है, जीरो हो सकता है। वेरियस वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता दूं, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी अगर इस तरह से है तो उसमें इनफाइनाइट पार्टिकल है, उनके बीच में भी इंटरेक्शंस होते रहते हैं, एक दूसरे के बीच में मासेस है तो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होते रहते हैं। अल्टीमेटली ये देखा गया है कि इतने इंटरेक्शन के बाद भी नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है वो जीरो आ जाता है, इसीलिए एक ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट पार्टिकल होने के बाद भी वो मूव नहीं करता है। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है कि हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स में डील करेंगे थ्रू आउट द लॉ। तो आपके लिए और इजी हो गया और सिंपल हो गया चीज। ओके, सो व्हाट आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस? कुछ बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ग्रेविटी का तो आइडिया सबको होगा ही कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड mg, तो इसको ग्रेविटी फोर्स भी कहते हैं। इतना आइडिया होता ही है स्टूडेंट्स को। बस यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे और उसमें जितने भी फोर्सेस है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट, उसको अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, विच इज वेरी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, सो आई विल बी टेलिंग यू सम फ्री बॉडी डायग्राम ऑल्सो, हम बताते रहेंगे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। स्प्रिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है, तो सपोज ये नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ हुआ, आपने थोड़ा कंप्रेस कर दिया, पुश कर दिया, कंप्रेस करने के बाद ये हो गया, स्प्रिंग थोड़ा छोटा हो गया। तो व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं कि स्प्रिंग अप्लाई करता है एक फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्प्रिंग का फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है फोर्स। किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पर वो वापस अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाए। तो ऑब्वियसली यहां स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, तो स्प्रिंग विल फोर्स अप्लाई ऑन दिस डायरेक्शन। किस पे फोर्स अप्लाई करेगा? इस ब्लॉक पे, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, इस पॉइंट पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन विच डायरेक्शन? इन दैट डायरेक्शन जिससे वो अपना नॉर्मल जो है
पोजीशन में या अपना नॉर्मल जो लेंथ है उसको रेस्टोर कर सके, रीगेन कर सके, नॉर्मल लेंथ को वापस अचीव कर सके। यही टेंडेंसी होता है स्प्रिंग का। ठीक है, तो यहां पर हमने फोर्स, ऑब्वियसली अगर कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग को फोर्स इस तरफ अप्लाई करना होगा, ऑब्जेक्ट को पुश करना होगा, ऑब्जेक्ट को पुश करना होगा कि भाई तुम पीछे जाओ, ताकि हम अपना नॉर्मल पोजीशन को, लेंथ को अचीव कर सके। तो ये हो गया एक चीज। सिमिलरली अगर ये है हमारा नेचुरल लेंथ, यहां तक नेचुरल लेंथ है, तो आपने अगर स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया स्प्रिंग को, तो ऑब्वियसली इस बार नॉर्मल जो है अपना लेंथ को अचीव करने के लिए स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा कि भाई तुम अब पुल करेगा इस ऑब्जेक्ट को, कि भाई पुल करके वापस यहां लाना चाहेगा कि भाई तुम यहां सामने आओ, ताकि हम अपना नॉर्मल जो है नेचुरल लेंथ है उसको अचीव कर सके। तो ये एक एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जहां पर स्प्रिंग पुश भी कर सकता है जब कंप्रेस्ड है, एंड जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है तो वो पुल कर सकता है। इन बोथ द केस में एक्स्ट्रा बता देता हूं कि ये जो फोर्स है इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन किसको रेस्टोरिंग फोर्स करते हैं? फोर्स जो स्प्रिंग अप्लाई करता है, स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है किस पे अप्लाई करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम पे, उसको क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। तो एफ आर हम कह दे रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स, उसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, RESTORING फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग वर्ड का मतलब ही है कि अपना जो नॉर्मल नेचुरल लेंथ है उसको अचीव करना चाहता। तो इसका फॉर्मूला जो गिवन है वो है माइनस के एक्स, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इट इज माइनस के एक्स, जहां के को क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कितना आइडिया होना चाहिए। एक्स क्या है? एक्स वो एक्स्ट्रा लेंथ है जो कंप्रेस हुआ हो, ये एक्स्ट्रा लेंथ, नेचुरल लेंथ से जितना एक्स्ट्रा कंप्रेस हो या नेचुरल लेंथ से जितना एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ हो उसको एक्स कहते हैं। तो अगर आप एक्स को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाएंगे, तो ये फोर्स जो है रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग और ज्यादा फोर्स से पुल करने लगेगा, क्योंकि एक्स इंक्रीज होगा तो के एक्स इंक्रीज होगा, के एक्स इंक्रीज होगा तो एफ आर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, एफ आर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का जो इंक्रीज होगा, रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होगा मतलब स्प्रिंग ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस मास पे और ज्यादा पुल करेगा कि भाई तुम, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा कि भाई वापस नेचुरल पोजीशन में आना है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग भी उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस मास पे। तो के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां से बहुत क्लियर है कि के का जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर होगा। तो के, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो एफ बाई एक्स है, तो न्यूटन पर मीटर हो गया इसका यूनिट। और डायमेंशन हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर के का डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो वी कैन से न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। और एक्स, एक्स इज द लेंथ, एक्स इज द लेंथ, लेंथ के लिए एल, तो एल एल कैंसिल होकर एम टी टू द पावर -2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ के। अच्छा चलो, टेंशन फोर्स तब एक्ट करता है जब कोई रोप हो। रोप को हम और एक वर्ड से यूज करते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वर्ड भी यूज होते हैं जब रोप, तो वो स्प्रिंग था, ये स्ट्रिंग है, रोप इज अ कॉमन वर्ड। तो आप क्लियरली ये है कि रोप से आप पुश नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुश। अगर रोप से आप पुश करोगे तो इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, आपने पुश किया वो ऐसा हो जाएगा, पुश कर नहीं पाएंगे रोप से। रोप से हम खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, फिर वो टाइट हो जाता है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है और आपने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया तो थोड़ी बात रोप एकदम टाइट हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, टाइट हो गया, टाइट, जिसको टेक्निकल वर्ड में हम कहते हैं टॉट। और उसके बाद ये फोर्स अप्लाई होगा और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो पार्टिकल और फोर्स जो अप्लाई कर रहा है उसके बीच में क्या है? ये रोप है, मीडियम का काम जो कर रहा है। तो इस रोप में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं, ताकि कुछ रूल्स बता दे रहे हैं टेंशन फोर्स के लिए। रूल्स कुछ अभी से ही बता दे रहे हैं कि सबसे पहले टेंशन फोर्स जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एक्ट करता है, परपेंडिकुलर नहीं, टेढ़ा नहीं, जिस डायरेक्शन में रोप है उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो डायरेक्शन तो दो हो सकता है, एक इस तरफ या एक इस तरफ। तो किस तरफ हम ड्रॉ करेंगे डिपेंड करता है किसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज इस मास एम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ऑल फोर्सेस ओनली 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 ऑन मास एम, वो ड्रॉ करेंगे। तो मास एम का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करें तो इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और हम कहेंगे कि इसमें एक टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ रोप। तो टेंशन फोर्स का जो दूसरा है, एक तो ये अलोंग हो गया, अलोंग द रोप, और दूसरा जो आपको बात याद रखनी, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जिसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, तो ये दो आप बात याद रखोगे। और 3-4 रूल्स और है। तो यहां पर टेंशन फोर्स होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जिसको टी फॉर टेंशन कैपिटल टी से अप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें वेट mg भी एक्ट कर रहा है।
कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो वेट mg एक्ट कर रहा है, और क्योंकि mg एक्ट कर रहा है और ये पार्टिकल नीचे मूव नहीं कर रहा है, मतलब कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, ये जो सरफेस है ये सपोर्ट कर रहा है बिटवीन टू सरफेस, जो फोर्स होता है उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो नॉर्मल फोर्स होता है बिटवीन टू कॉमन सरफेसेस, जब होता है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को सरफेस के ऊपर है तो एक ऑटोमेटिकली नॉर्मल फोर्स स्टार्ट कर देता है एक्ट करना इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो यहां पर हम सेकंड पॉइंट हुआ कि टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बहुत ही काम में आने वाला है आपका हेल्प करने के लिए। तो अगर इस तरह से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, तो अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो तो टेंशन विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और m2 का अगर फ्री बॉडी ये पूरा का पूरा एक ट्रेन की तरह ये मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर m2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो व्हाट आर द फोर्सेस दैट एक्ट्स ओनली ऑन m2, तो उस वक्त जब टेंशन ड्रॉ करोगे तो अवे फ्रॉम इट ड्रॉ करेंगे, ये बहुत काम में आने वाला है आपका। थर्ड बात टेंशन का ये है कि हम अज्यूम करेंगे, इट इज अ बिग असम्पशन इन आवर दिस मैकेनिक्स की रोप इज मासलेस, जो रोप है वो मासलेस है, कोई मास नहीं है, मासलेस रोप। तो जब तक आपको मतलब स्पेसिफाई नहीं किया जाए रोप को मासलेस ही अज्यूम करके चलना है। और जब रोप मासलेस होता है, क्यों हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तब जब रोप मासलेस होता है तो हर सेपरेट रोप का टेंशन थ्रू आउट सेम होता है, हर सेपरेट रोप का। तो अगर ये हमारे पास ऐसा 3 ऑब्जेक्ट्स है m1 m2 m3, तो ये एक सेपरेट रोप है, तो यहां पर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो उसका टेंशन अवे फ्रॉम इट होगा, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम हो तो उसका टेंशन t ही लिखेंगे क्योंकि सिंगल रोप है और मासलेस रोप है, राइट। तो यहाँ t1 कर दे रहे हैं, अच्छा ठीक करते हैं, ठीक है t ही रखते हैं। और उसके बाद ये जो है दूसरा रोप, तो अगर m2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अवे फ्रॉम इट t डैश कर देते हैं इसको, और m3 का तो अवे फ्रॉम इट मतलब अवे फ्रॉम इट, ये हो गया अवे फ्रॉम इट मतलब दूर भगा रहे हैं उससे, तो टी डैश। तो ये देखो टी और टी डैश टू डिफरेंट टर्म्स हमने लिखा है क्योंकि दो सेपरेट अगर रोप है, इन अ सिंगल रोप टेंशन इज सेम थ्रू आउट, इन अ सिंगल रोप जो अगर है तो टी इज सेम थ्रू आउट द रोप। ये आपको बहुत ही काम में आने वाला है फ्यूचर में। तो फिलहाल इतना बेसिक्स अभी आप याद रखिए, आपको बहुत ही यूजफुल होगा, ये बहुत काम में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैंने बता दिया कि नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर वर्ड है, नॉर्मल वर्ड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेसेस। तो क्यों होता है ऐसा नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है इस सरफेस को तो सरफेस भी पुश करेगा ऑब्जेक्ट को, सरफेस जिस फोर्स से पुश करेगा उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अभी इतना नॉलेज इनफ है, बस परपेंडिकुलर टू द सरफेस याद रखना है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर तो दोनों सरफेस है, ऑब्जेक्ट का भी सरफेस है और ग्राउंड का भी सरफेस है, अगर ऐसा दो सरफेस ना हो, लाइक ये रॉड का एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो ये ए भी एक रॉड है और ये इस तरह से दो वॉल है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट है और एक सरफेस है, पॉइंट और सरफेस अगर होगा तो देयर इज अ सरफेस, देयर इज अ सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में सरफेस और इस पॉइंट का जो कॉमन पार्ट है, ये पॉइंट ए इज कॉमन पार्ट, द वर्ड कॉमन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये कहीं और नहीं ड्रॉ करना है, कहीं और नहीं, कॉमन पार्ट में ही ड्रॉ करना है। ये है कॉमन पॉइंट, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल एन ए ड्रॉ करेंगे। क्या और कहीं कांटेक्ट है ये रॉड, यस ये कांटेक्ट है दिस पॉइंट, ये पॉइंट कॉमन है, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर एन बी हम नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे। ये रूल आपके बहुत काम में आने वाला है। तो कॉमन पॉइंट या कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट बात यह है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को, एक्चुअली रिलेटिव वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर है, कभी कभी हेल्प भी करता है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और वो पैरेलल टू द सरफेस होता है। अभी इतना नॉलेज इनफ है। तो अगर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी अगर है टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज द रिलेटिव मोशन, तो अपोज करेगा इस मोशन को, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस। इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर था, फ्रिक्शन विल बी पैरेलल टू द टू सरफेसेस, ये हम, और अपोज करेगा रिलेटिव मोशन के। फ्रिक्शन तो एक सेपरेट टॉपिक है, एक तरह का सेपरेट चैप्टर ही समझ लो उसको, जो डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ओके, हाउ डू वी शो फोर्सेस, वी शो फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि सपोज ये एक एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमको ड्रॉ करना है, किसका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m का, तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर देते हैं mg, mg फोर्स है, mg के बाद भी वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब समथिंग इज सपोर्टिंग, दिस सरफेस इज सपोर्टिंग। तो सरफेस अगर है, दो सरफेस है, तो कॉमन जो पार्ट है वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n, तो यहाँ पर ये mg है, ये n है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे।
और सारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये दो फोर्सेस हुआ। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो इस फोर्स को ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज सपोज अ रफ सरफेस, फ्रिक्शन जहां एक्ट करता है उसको रफ सरफेस कहते हैं, तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया तैयार फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इसमें ऑल फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऑल फोर्सेस ओनली एंड ओनली ऑन m, और कहीं नहीं, ओनली ऑन m, मास m या ऑब्जेक्ट m, जो भी आप कह सकते हो। अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा सरफेस का, तो वो सेपरेट होगा इसी तरह से, और तो कुछ है नहीं यहां पर, ठीक है। फोर्स क्या करता है, फोर्स एक्सेलरेट करता है या स्टेट को चेंज करता है, चेंज क्या करता है, स्टेट को। तो भाई ये स्टेट वर्ड क्या है, स्टेट वर्ड का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट हुआ, स्टेट ऑफ मोशन हुआ। तो अगर रेस्ट है, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा कहता है ना कि अगर पार्टिकल एट रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना होगा, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी मुझे ऑपोजिंग फोर्स अप्लाई करना होगा। और फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर इसके हिसाब से, सेकंड लॉ के हिसाब से मुझे एक एक्सेलरेशन भी मिलता है। अगर देयर इज अ नेट फोर्स है तो नेट फोर्स जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखा गया है कि अगर फोर्स और एक्सेलरेशन का आप किसी सिचुएशन में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा, अल्टीमेटली इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फोर्स और एक्सेलरेशन को अगर आप प्लॉट करोगे एक्सपेरिमेंटली, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का एक लीनियर रिलेशन है, और वी नो दिस इक्वेशन। तो इट इज लाइक y इक्वल टू mx टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या होता है y इक्वल टू mx, तो कुछ उस टाइप का इक्वेशन मुझे मिल गया। तो यहाँ पर m तो स्लोप होता है, हम जानते हैं कि m स्लोप होता है, और तो यहाँ पर वही m, ये मास है, ये स्लोप का काम करेगा, मास m। तो स्लोप ऑफ f वर्सेस a ग्राफ इज इक्वल टू मास m, स्लोप ऑफ f वर्सेस a ग्राफ इज इक्वल टू मास m, ठीक है। ये मास है और ये m स्लोप है, दोनों ही m से डिनोट हो रहा है लेकिन डिफरेंट है, ये स्लोप m है, ये मास m है, मास m बिकम्स द स्लोप कोइंसिडेंटली। तो f वर्सेस a ग्राफ अगर दिया जाए तो उसका स्लोप क्या होता है, मास, मास m। तो अगर इसका एंगल दिया जाए tan थीटा, तो आप कह सकते हो tan थीटा इज मास m, इस tan थीटा से मास आप फाइंड कर सकते हो, ओके। तो इन शॉर्ट फोर्स, ये समरी हो गया, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इंटरनल नहीं है। It can be a push or pull in a common language which changes या actually tries to change the state of rest या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, दोनों को सेम कहते हैं, एक्चुअली दोनों हमारे लिए सेम ही हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो, नेट फोर्स अगर इन बोथ द केस जीरो होता है, स्ट्रेट हुआ या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फोर्स का यूनिट आपको पता ही है, फोर्स कैन बी अ कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इवन कूलम फोर्स, ये सब। लॉ ऑफ इनर्शिया में पता है कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जिससे वो रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ स्टेट। रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसको आप मोशन में लाना चाहोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। तो ये थ्री तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और आप उसको डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो वो सर्कल में मूव करे, तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना होगा। आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जैसे एक एग्जांपल है कि पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करो कंटिन्यूअसली, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटिन्यूअसली, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू हो जाएगा, जो सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इक्विवेलेंट है। स्टेट ऑफ रेस्ट कहिए या मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी कहिए, दोनों में ही एक्सेलरेशन जीरो होता है, दे आर इक्विवेलेंट इन बोथ केसेस, देयर इज नो नेट फोर्स, और पार्टिकल हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये होता है कि टोटल फाइनल रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए जीरो। तो इसका कंक्लूजन होता है हमारा कि पार्टिकल या तो वेलोसिटी जीरो होगा या कोई कांस्टेंट होगा इन अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी एक वेक्टर है, कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। तो ये डायग्राम इलस्ट्रेट कर रहा है कि पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है तो वो स्पीड उसका इंक्रीज हो रहा है, इन दिस डायग्राम स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है। गैलीलियो ने ये दिखाया था। तो अगर बीच का कुछ केस है, ये बीच का केस है ना, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये स्ट्रेट है, तो स्पीड इंक्रीज अगर हो रहा है, यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो बीच के केस में ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। तो स्पीड जब इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, स्पीड या तो जीरो है या कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सबको याद हो गया होगा एकदम अच्छी तरह से। इसका बेसिकली मीनिंग जो है, मैथमेटिकल मीनिंग जो है वो हम बता रहे हैं कि इसका मैथमेटिकल मतलब ये है कि अगर ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है, आप यहां से ये डिराइव कर सकते हो, यहां से मतलब ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, जैसे बोलो। तो मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, यानी अगर ये वाला केस है, नेट एक्सटर्नल जीरो है,
तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि या तो वेलोसिटी, आपको मैं दिखा देता हूं, डीवीडीटी जीरो। डीवीडीटी जीरो का मतलब होता है डेरिवेटिव अगर जीरो होता है तो वेलोसिटी जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, आप जानते ही हो इस बात को। तो जिनको कैलकुलस नहीं पता कोई बात नहीं, हम थोड़ा देर बाद कैलकुलस भी बताएंगे, थोड़ा आइडिया देंगे आपको कैलकुलस का। तो एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इतना तो आइडिया है कि अगर वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट होगा, ये है। और तो ये इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, वाइसे वर्सा हम कह सकते हैं, वाइसे वर्सा हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, जरूर कोई ना कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, तो वो भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही उसका। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, फाइनल एक्सटर्नल फोर्स, 1000 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सारे फोर्स को मिलाकर वो कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं होकर कुछ ना कुछ एक रिजल्टेंट फोर्स अगर मिला, तो यानी कोई ना कोई फोर्स मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिला है जो जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है उसका। कब? अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं, हम देख रहे हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो यहां से आराम से कंक्लूजन कर सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, रिजल्टेंट फाइनल एक्सटर्नल फोर्स, वो जीरो नहीं होगा। और अगर 1000 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 1000 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये हो गया उसका फ्री बॉडी डायग्राम, F1 F2 F3 इस तरह करके 1000। और फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि भाई सबको मिलाकर फाइनल रिजल्टेंट जीरो आ गया, मतलब इतने सारे फोर्स एक्ट करें लेकिन फाइनल नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो आ गया, तो हम कहेंगे कि भाई नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब पार्टिकल विल मूव विद जीरो वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो बुक के एग्जांपल से हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें बुक का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बुक ड्रॉ करें, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई mg एक्ट करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड, और कुछ mg एक्ट करने के बाद बुक स्टिल एट रेस्ट है, एक्सेलरेशन तो जीरो है, यानी रेस्ट में है, आई कैन सी दैट, वो दिख रहा है हमें। तो पार्टिकल एट रेस्ट है अगर है, तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होगा। तो mg अगर नीचे एक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, टेबल पुश कर रहा है ऊपर में परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दो फोर्सेस होंगे। तो यहां से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि नेट फोर्स अगर जीरो होगा, इसका मतलब हो सकता है हम कह सकते हैं कि n माइनस एम जी शुड बी जीरो, ये नेट फोर्स है, mg माइनस एन भी बोल सकते हो, n इक्वल्स टू mg, कॉमन सेंस ये है कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन में मिल गया कुछ हमें। तो ये था वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो का केस। अगर कार मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वहां पर भी हमारा यही कंक्लूजन होगा कि कार का नेट फोर्स जो है वो है जीरो। तो ये हमारा हो गया समरी, ये पूरा आप रीड कर सकते हो। वेलोसिटी अगर जीरो हो या कांस्टेंट हो या नेट एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली अगर जीरो हो तो इक्विलिब्रियम में कहते हैं। सिग्मा का मतलब बेसिकली होता है नेट एक्सटर्नल, फाइनल नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिग्मा लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। नेट एक्सटर्नल का मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 सबको वेक्टर ऐड करेंगे अगर, तो इसी चीज को हम सिग्मा में भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी भी है कि अगर f अगर जीरो होता है स्टूडेंट्स, तो f का मतलब fxi होता है, fyj होता है, fzk होता है, राइट। तो अगर f जीरो है तो हम कह सकते हैं ना, ये अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के है, वी कैन से दैट। तो एफ एक्स भी जीरो होगा, एफ वाई भी जीरो होगा, टोटल एफ एक्स जीरो, टोटल एफ वाई जीरो, टोटल एफ जेड भी जीरो होगा। तो ये यहां से डिराइव हुआ है, जो आगे यूज करेंगे, अभी बहुत बात करेंगे इसके। तो अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो, मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो, नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस जीरो, सब जीरो आएगा। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल 1 है बेसिकली। तो छोटा सा एग्जांपल है, इसको रीड कर लो जल्दी से। एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप, यानी एक स्पेसशिप है, बड़ा सा स्पेसशिप है, नहीं स्मॉल स्पेसशिप है। ओके, स्मॉल वर्ड का सिग्निफिकेंस ये है कि इतना छोटा है, ये एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया। स्मॉल का सिग्निफिकेंस है कि इतना छोटा है कि हम जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा इन दोनों के बीच में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेसशिप एक्सेलरेट कर रहा था विद 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस वक्त एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया, ठीक है भाई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट? द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। जैसे ही वो आउटसाइड द स्पेसशिप आया तो मैंने आपको सिखाया था फोर्स हैज नो मेमोरी, याद है आपको, फोर्स हैज नो मेमोरी। इसका मतलब जैसे ही वो बाहर निकल गया, इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट का मतलब अब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। आपको ये मैंने जो सिखाया था उसके ऊपर है ये, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स क्या है, जीरो। फोर्स अगर जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, वो भी जीरो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही ना कहता है ना कि भाई नेट फोर्स जीरो, तो ये
तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, आंसर होगा 0। अज्यूम देयर इज नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटी, मतलब आसपास कोई स्टार नहीं है, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो नेट एक्सटर्नल वो 0 है, बेसिकली यही मतलब हुआ। इवन दिस स्मॉल स्पेसशिप, स्मॉल वर्ड का मतलब है कि वो भी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। तो इस लॉजिक से ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, आंसर होगा 0। ओके, linear momentum. Linear momentum is defined as product of mass and velocity. So it is very clear from here that number one, we can say that linear momentum is a vector quantity. We know that if there are two parallel vectors, this is a vector A and this is a vector B, then they have a relation A equals to something like KB type. So if A is equal to KB, then the two vectors are parallel. So similarly, I can say here that momentum vector is parallel to velocity vector. They will be in the same direction since mass m is a positive constant. Okay. What else can we say about from this equation? Magnitude of the momentum, which can be written as mod P or only P, can be given as mv without any vector sign. What else can we say from here? Very important thing is change in momentum. The word change in momentum can be written as final momentum minus initial momentum vector. Change in momentum is written as final momentum minus initial momentum vector. Okay. So final momentum vector का मतलब होता है mass into some final velocity. Final velocity माने suppose a particle travels from A at the time t equals to ti. I मतलब initial. From A to B, B पहुंचते पहुंचते उसका velocity time हो गया tf. And here at A velocity is vi vector and at B final velocity is vf vector. So we can say that कि final velocity minus initial velocity, initial momentum will be m. Initial momentum, I can say very simply that it is mass into initial velocity vector, which I will write here, और final momentum will be mass into final velocity vector, which is written here. तो दोनों को subtract करेंगे तो what do I get? I get this thing, ये मिला. तो this is called change in momentum. Change in momentum को pf minus pi, p2 minus p1 या simply del p भी लिखते हैं. del word जहां भी होगा, ये del symbol जहां भी होगा, इसका मतलब change होगा, final minus initial. del of anything, del q होगा तो final q minus initial q and so on. और ठीक उसी तरह से कहीं भी चेंज होगा समथिंग माइनस समथिंग, तो चाहे तो उसको भी del भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, which is extremely important, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम को हम फोर्स कहते हैं, एवरेज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. चलो ठीक है, ये भी हो गया. और क्या कह सकते हैं हम, यहां से और हम कह सकते हैं कि सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के होता है. सो सिमिलरली एम वी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी वेक्टर को हम लिख सकते हैं एम कॉमन वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के. Since both are equal to each other, so we can say that x component of the momentum without vector sign, it is a component, is mvx. Similarly, y component is equal to mvy and z component is equal to mvz. We can write like this. वेक्टर के प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं. और क्या कह सकते हैं यहां से, और ये कह सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ p वर्सेस v, मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ, तो यू कैन से दैट फ्रॉम हियर कि ये कुछ p इक्वल टू mv जो मोमेंटम है ये y इक्वल टू mx टाइप है. So this graph should pass through origin. It will be a straight line. यहाँ पर m क्या है, स्लोप. अगेन यहाँ पर m है मास, जो स्लोप का काम करेगा. तो फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन का हमने देखा था कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है, मास होता है. सिमिलरली p वर्सेस v ग्राफ का स्लोप भी क्या होगा, मास होगा. तो यहां से अगर थीटा आपको गिवन होगा सपोज, तो टेन थीटा विच इज रिटन एज स्लोप, किसका स्लोप है ये, ऑफ p वर्सेस v ग्राफ, स्लोप ऑफ pv ग्राफ, और उस टेन थीटा को हम कह सकते हैं मास m फ्रॉम दिस रिलेशन.
Okay, so momentum is a formula is p vector is mv vector, so it's a vector quantity. P and v are parallel to each other. Magnitude of the momentum is given by mass into velocity without vector sign. Change in momentum मतलब final momentum minus initial momentum, which can be written like this. और ये सारे सिंबल से चेंज के, और since it is a vector quantity it can have three components or only one component. तो अगर three components होंगे तो it can be written all like this. तो px is equal to mvx and so on, और y equal to mx टाइप का ये रिलेशन है. So we can say that the graph will be a straight line, or slope of the graph tan theta can be written as this mass m. Okay, और कुछ होगा तो हम बताएंगे इन क्वेश्चंस या फ्यूचर लेक्चर. ओके, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट बात जो हम बताने जा रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिए. न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से एवरेज फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एवरेज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली कहेंगे, एवरेज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली कहेंगे. तो एफ नेट एक्सटर्नल एवरेज फोर्स को हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम. ये है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन. डेल टी भी लिख सकते हैं, टी एफ माइनस टी आई बाय टाइम टेकन. मैं सिंपल रखता हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स. तो इस चीज को मुझे याद रखना है, सिंपली एफ भी लिखेंगे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, जितना ज्यादा ये क्वांटिटी न्यूमरेटर होगा, चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा. करेक्ट. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. तो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए. ऑब्जेक्ट को हमें फ्री बॉडी डायग्राम की तरह ट्रीट करना चाहिए. बहुत सारा फोर्सेस अप्लाई हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे, F1 F2 F3 एंड सो ऑन. इस सारे फोर्सेस का फाइनल रिजल्टेंट मुझे क्या मिला, एफ नेट एक्सटर्नल. तो यहां ये बोला गया कि एफ नेट एक्सटर्नल की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा इन दिस डायरेक्शन. एक्सेलरेशन अगर होगा तो स्टार्टिंग स्पीड अगर vi है वो चेंज हो जाएगा, वो vf बन जाएगा. मास विल रिमेन सेम. तो स्पीड अगर चेंज हो गया तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. और इस चेंज में अगर टाइम टी लगा है, vi टू f कन्वर्ट होने में अगर टाइम टी लगा है तो ये है वो टाइम टी. न्यूटन लॉ के हिसाब से दिस इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स. ये क्लियर हो गया. न्यूटन से तो जितना ज्यादा ये न्यूमरेटर होगा उतना ज्यादा फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा. सिंपल मैथमेटिक्स. तो जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाइड, या जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको ये चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन टोटल मोमेंटम मिलेगा. तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन अ गिवन टाइम. टाइम फिक्स है, जितना ज्यादा न्यूमरेटर चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स. ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन अ गिवन टाइम, ग्रेटर द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया फ्रॉम हियर. तो magnitude of the force also depends on कि how fast या how slow the change of momentum is brought. तो अगर स्लो का मतलब है कि टाइम आपने ज्यादा दिया, तो अगर ज्यादा टाइम आपने दिया है तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो टोटल फोर्स कम हो गया. एंड सिमिलरली वाइस वर्सा. ये भी मैंने समझा दिया अच्छे से. अगर फोर्स सेम है और टाइम सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा, इवन फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट बॉडीज. डायरेक्शन अगर चेंज करना है मोमेंटम का, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना है, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज करना है, तो फोर्स का तो जरूरत पड़ेगा ही. अगर आपने यहां पर फॉर एग्जांपल कट कर दिया तो फोर्स गायब हो जाएगा. फोर्स हैज नो मेमोरी, नो कांटेक्ट मतलब नो फोर्स. फोर्स गायब मतलब फोर्स जीरो. फोर्स जीरो का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि डीवीडीटी जीरो होता है. डीवीडीटी जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट. इस वक्त वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का इस वक्त जो भी मैग्नीट्यूड होगा एट दैट इंस्टेंट, उसी वेलोसिटी से और उसी टेंजेंशियल डायरेक्शन से वो मूव करते हुए चला जाएगा. ओके, एग्जांपल 2 रीड. मास इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, चेंज इन मोमेंटम चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है भाई, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो क्या मास m गिवन है, यस, टिक मार्क. क्या फाइनल वेलोसिटी गिवन है, यस. क्या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यस. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन. तो बस पुट कर देंगे और आंसर आ गया. तो मास m
m के जगह क्या लिखना है 150 ग्राम। 150 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करें तो -3 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इज दिस -3i + 4j, फिर ये वाला माइनस साइन, फिर इनिशियल वेलोसिटी हो गया 3i + 4j। सो बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ गया। तो ये 2 टाइम्स सेम क्वांटिटी, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, दिस इनटू -3 माइनस, तो वी कैन ऑल्सो टेक 2 कॉमन हेयर, -2 अगर कॉमन ले लें, क्योंकि -6 -8 आई हुआ, 2 कॉमन ले लें तो इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, तो ये और इजी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा हम बता दें, अगर एक वेक्टर है, कोई कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट है या माइनस कांस्टेंट है, अगर एक वेक्टर कोई कांस्टेंट है, सपोज प्लस सम कांस्टेंट ai + bj, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है k, सिर्फ यहाँ पर √a² + b² करेंगे, हो जाएगा। अगर ये माइनस भी है तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो भी प्लस साइन ही रहेगा, इसलिए हम प्लस माइनस कर दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ओनली प्लस साइन रहेगा, ये कॉमन को आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो वेक्टर क्या होगा, ये -2 चला जाएगा, 150 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 300 हो गया, फिर 10⁻³ ये सब आप इजिली कैलकुलेट कर लेना। अल्टीमेटली 3i + 4j ये हमारा आंसर हुआ। ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये देखो, ये k की तरह बिहेव कर रहा है, तो -k अगर हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, +k × √2 + d²। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम कहेंगे प्लस साइन, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ऑल दिस क्वांटिटी 2 × 150 × 10⁻³ √a² + b², मतलब 3² + 4² यानी 5 आ गया। ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा, यानी 1.5 मिल जाएगा, इतना सो एंड सो यूनिट। यूनिट तो बहुत इजी है, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर/सेकंड, तो ये आंसर ठीक है। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टीच करने से पहले आई विल गिव यू सम आइडिया ऑफ कैलकुलस, ब्रीफ आइडिया देंगे जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर हम डेरिवेटिव का आइडिया देना चाहते हैं, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। तो कुछ फॉर्मूलाज हम बता रहे हैं और कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, उसको ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, सबसे पहले कि डेरिवेटिव को लिखते किस तरह से हैं। सपोज इफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट, तो कह सकते हैं dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हम कहते हैं 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव है क्या, 0। तो इसी चीज को और कितने तरीके से कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर डेरिवेटिव क्या है, अभी उसमें नहीं जाना है, अभी हमें सीखना है कि डेरिवेटिव का यूज कैसे करते हैं। तो बेसिकली आई विल टेल यू यूज ऑफ डेरिवेटिव। तो इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है कि ddx ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसी चीज को दूसरे और एक तरीके से लिख सकते हो कि y अगर c है तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ c इक्वल्स टू 0। ये सब एक ही चीज है, अलग अलग वे से रिप्रेजेंट किया है। इसी चीज को और एक तरीके से लिख सकते हो कि y डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c 0। डेरिवेटिव को dy/dx से भी डिनोट किया जाता है, y डैश से। इसी चीज को और एक तरीके से लिख सकते हो f'(x) इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव को f'(x) से भी डिनोट किया जाता है। और तरीका से लिख सकते हो y डॉट इज इक्वल टू 0। तो इतना तरीका में जरूरत ही नहीं है। What you need to know is this one and this one, these two methods of how to write a derivative. तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मैंने क्यों लिखा, तो अगर y किसी x का एक्सप्रेशन है, y इज इन टर्म्स ऑफ x, x² x³ कुछ भी, तो हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज द लैंग्वेज वी यूज। और फिर हम लोग dy/dx करते हैं, dy/dx करते हैं और इसका जो भी फॉर्मूला होगा यहां पर लिख देंगे। आई विल टेल यू दैट फॉर्मूला। अगर y के जगह y इक्वल टू x² के जगह आपने t² यूज किया, तब मुझे कहना होगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, तो उसे लिखेंगे dy/dt, या आप ऐसे लिख सकते हो ddt ऑफ y, मैंने जैसा सिखाया है। दीज आर द टू वेज ऑफ राइटिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t को लिखने का क्या क्या तरीका है, dy/dt सिंपल,
या डी डी टी ऑफ वाई, एक ही चीज है। उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हो राइट साइड में डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब टी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है तो हम प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि मैंने डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिखा। एक्स लिखना जरूरी नहीं है कि वाई इन टर्म्स ऑफ अगर टी है तो टी भी चलेगा, डीवाई बाई डी टी। वाई इन टर्म्स ऑफ यू है तो डीवाई बाई डी यू। वाई इन टर्म्स ऑफ अगर यहां पर कुछ और लिखा हुआ है वी स्क्वायर तो डीवाई बाई डी वी एंड सो ऑन। चीज समझ में आपको मेन आ गया होगा, तो ठीक है, ये डेरिवेटिव का एक नॉलेज हुआ। नाउ आई विल स्टार्ट गिविंग यू सम फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज, सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू x इज जीरो, विथ रेस्पेक्ट टू t लिख सकते हैं यू। चीज समझ में आ गया? ओके, तो मैं दोनों वर्जन आपको बताना चाहता हूं। और यू कैन से इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया इक्वेशन फॉर्म, देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c, मतलब जीरो। डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो, हम लोग डायरेक्ट जीरो ही लिखेंगे। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 पाई, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, x x t t y y u u, कुछ भी सेम टू लेटर अगर है तो उसको 1 कहेंगे। इस चीज को कैसे लिखेंगे? इफ y इज इक्वल टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे, जिसको हम फिर से लिख के दिखा रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई भी लिख सकते हो। राइट साइड में डायरेक्ट फॉर्मूला 1 लिख लो, या ये लिख लो पहले, जिसका आंसर 1 मैंने बताया। तो देखो ये डायरेक्ट सिंपल शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, इसी चीज को मैंने लॉन्ग वे से पूरा समझाया। अल्टीमेटली तो सेम थिंग मिला। देखो ये दो सेम थिंग है, ये तो सेम थिंग मिल गया ना, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन समझना ठीक रहेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1, यहाँ t विथ रेस्पेक्ट टू t दोनों सेम लेटर होगा तो 1। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, x टू द पावर कुछ हो n, n कैन बी एनीथिंग, एनी कांस्टेंट, 2 3 4 3 by 5 -2 -4 by 5, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है n। तो आंसर है सिंपल n x टू द पावर n minus 1, एक पावर कम, अगर ऊपर 5 है तो 5x टू द पावर 5 minus 1 4, 5x टू द पावर 4, ऊपर 10 है तो 10x टू द पावर 9, ऊपर 20 है तो 20x टू द पावर 19, एक कम, 20 से एक कम। इजी है। इसी चीज को कैसे लिखेंगे? इफ y इज x टू द पावर n, देन अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं dy by dx, लिख सकते हैं n x टू द पावर n minus 1, n कैन बी एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो चाहिए, यहां पर मैंने कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ओनली कांस्टेंट अगर है, डेरिवेटिव ऑफ ओनली कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कोई कांस्टेंट है इनटू x टू द पावर n अगर हम कहें, वो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ये है मेन फॉर्मूला। अब क्योंकि आपको डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n पता है, n x टू द पावर n minus 1, तो इसे c इनटू n x टू द पावर n minus 1 भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। यानी मेन जो सीखना है कि किसी भी चीज का आप डेरिवेटिव ले रहे हो अगर, और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ये जीरो नहीं होगा, जीरो तब होगा जब सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ नहीं है उसके साथ, अदरवाइज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कुछ भी कांस्टेंट हो। अब आता है मेन थिंग, डेरिवेटिव ऑफ a x टू द पावर n प्लस या माइनस कुछ भी b y टू द पावर n m प्लस माइनस c, ऐसे ऐसे करके। अगर प्लस सेपरेटेड है तो उसको क्या करते हैं, प्लस माइनस बीच में अगर है तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो पहले हम प्लस के लिए समझा देते हैं, इजी करते हैं चीज को। बस सिंपली सेपरेट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ a x टू द पावर n प्लस डेरिवेटिव ऑफ b y टू द पावर m। तो इसको भी हम x टू द पावर m कर रहे हैं टू मेक इट मोर इजी। ओके, मतलब यही है कि अगर दो अलग अलग फंक्शन, दो अलग एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव चाहिए तो बीच में प्लस साइन है, तो आप डेरिवेटिव ऑफ दिस अलग से निकाल लो, बीच में प्लस साइन दीजिए, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस अलग से निकाल लो। अगर माइनस है तो बीच में माइनस, डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस दिस, यही है सिंपल, बेसिक कहने का मतलब यही है। 3 है तो तीनों को अलग अलग कर लो, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो भी जैसा भी एक्सप्रेशन है। तो अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, यहां लिखा हुआ है, सीधा कॉपी कर सकते हैं। तो लिख दे क्या, चलो a बाहर आ गया, और उसके बाद x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n minus 1, प्लस है तो प्लस साइन,
फिर यहां पर क्या हो गया, b बाहर आ गया डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m क्या होगा, m x टू द पावर m माइनस 1। ये हो गया फाइनल आंसर। तो इतना अगर आप याद रखते हो फिलहाल, तो अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस होगा, ओनली माइनस होगा तो माइनस होगा, एंड सो ऑन। इतना अगर आपको याद है डेरिवेटिव, तो आपको 90% ऑफ द कैलकुलस में जो डेरिवेटिव जहां लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 है, ओनली x है तो 1, जो यहीं से आया, एक्चुअली यहीं से आया, ये मेन फॉर्मूला है। x टू द पावर n है, n x टू द पावर 1 लेस, एक कम पावर कम, n x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। कांस्टेंट के साथ कुछ भी है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फिर उस डेरिवेटिव का जो भी फॉर्मूला होगा उसको लिखना होगा। डेरिवेटिव तो x टू द पावर n का नहीं है, साइन x cos x log x सबका ही डेरिवेटिव है, तो वो भी हम बता देंगे जब जैसा जरूरत पड़ेगा तो। और मेन फॉर्मूला ये है एप्लीकेशन ऑफ ऑल द अबव। अगर इसमें हम प्लस सी भी ऐड कर देते हैं, सपोज प्लस सी ऐड कर दिया, प्लस माइनस सी कर दो, तो प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सी, और डेरिवेटिव ऑफ सी क्या होता है, 0। तो कंप्लीट एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल, एक कंप्लीट रिवीजन थिंग, कुछ भी एक बोल सकते, कंप्लीट फॉर्मूला जैसा बन जाएगा। ओके तो क्या उल्टा हम कह सकते हैं, रिवर्स? अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 है, मतलब तो उल्टा कह सकते हैं, अगर dy dx 0 है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई अगर 0 है, तो y के बारे में हम क्या कहेंगे? क्या हम कह सकते हैं y एक कांस्टेंट होगा? यस, क्योंकि रिवर्स करके देखो, y अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है, तो उल्टा भी हम बोल सकते हैं, ये हमारे काम में आने वाला है। तो अगर डेरिवेटिव 0 है तो y एक कांस्टेंट होगा, 0 भी तो एक कांस्टेंट है, तो हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा y इज इक्वल टू 0 और सम कांस्टेंट के, 0 और सम कांस्टेंट के, ये होगा, 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है। ओके, तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, पॉज करके समझ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तो इंटरेस्टिंग लगेगा। सो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, बिकॉज आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में भी, तो मैंने पहले ही बता दिया, और थ्योरी में भी, न्यूटन सेकंड लॉ में काफी यूज होगा इसका, और आगे और भी बहुत सारे यूज होगा थ्रू आउट द कैलकुलस। आपको तो आइडिया होगा ही कि कैलकुलस यूज होता है, और ईजी हो जाता है हमारा क्वेश्चंस भी। तो एक बार ही अच्छा से मेहनत करके इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे का जर्नी हमारा स्मूथ रहे। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये क्या लिखा हुआ है, और ये सबको मुंह जबानी याद हो गया होगा, आई नो एवरीबॉडी हैज मेमोराइज्ड दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये वो, तो इसका बेसिकली जो मीनिंग है वो मैं समझा रहा हूँ। हमने मोमेंटम समझ लिया, हमने चेंज ऑफ मोमेंटम समझ लिया, चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो समझ लिया हमने, जिसको हमने डेल पी कहा था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mvf माइनस vi एंड ऑल दोस थिंग्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, इसको tf माइनस ti भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में डेल टी लिखा है मैंने, तो डिवाइड बाय टाइम, इस चीज को कहते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई डेल टी है, और अच्छे से स्ट्रिक्टली अगर कहे जाए तो वो dp बाई dt है, dp बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली ये एवरेज है, दिस इज डेल पी बाई डेल टी, जहां भी आता है वहां पर एक्चुअली दैट इज एवरेज, और dp बाई dt जहां भी आएगा, कैलकुलस जहां आएगा, वो इंस्टेंटेनियस केस होगा। ये जस्ट एक चीज और याद रखना, इंस्टेंटेनियस केस होगा, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। पहले मैं इससे समझा दूं, तो कहीं भी डेल पी बाई डेल टी की जगह dp बाई dt हो तो कंफ्यूजन मत होना, ये इसी का इंस्टेंटेनियस केस है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो f विल बी, चलो इसी से कंटिन्यू करते हैं, तो f विल बी व्हाट, सम कांस्टेंट इनटू dp बाय dt। कांस्टेंट का वैल्यू इस एक्सपेरिमेंटली ऐसे चूज किया गया ताकि हमारे लिए वो इजी हो, तो k को 1 चूज किया गया, ये डिसाइड किया गया बाय फिजिसिस्ट। तो फाइनली फोर्स का वैल्यू आ गया नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फोर्स जब भी लिख रहे हैं तो मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आ गया dp बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, एंड चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन मींस द फोर्स एक्ट, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जो डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जो डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड साइड वेक्टर होगा वही तो लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर होगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इस वेक्टर का, वही डायरेक्शन फोर्स होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, जो चेंज है वो आई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है भाई, तो राइट हैंड साइड में जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में होगा।
बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दिस। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज पता चला। तो शॉर्ट में यहाँ पर अगर हम बताएं तो F अगर एवरेज फोर्स कहा जाए तो उसको आप लिखना डेल पी बाई डेल टी, विच इज पी एफ माइनस पी आई बाई डेल टी एंड ऑल, मैंने कहा बता दिया है। और इंस्टेंटेनियस वाला अगर कोई केस हो तो ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम जो कन्वीनियंट लगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वाला ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, तो ये मैंने अभी आपको समझाया। फिर के का वैल्यू 1 ले लिया गया। और मोमेंटम के बारे में तो हम जानते हैं, थोड़ा और डिस्कशन कर लें। मोमेंटम इज दिस मास इनटू वेलोसिटी। तो dp बाई डी टी, dp बाई डी टी, देखो यहाँ पर डेल पी बाई डेल टी है, यहाँ पर dp बाई डी टी आ गया आपके टेक्स्ट बुक में। तो कभी भी डेल पी बाई डेल टी की जगह आई मीन सॉरी डेल पी बाई डेल टी आ गया, यहाँ पर dp बाई डी टी आ गया। तो k को 1 ले लिया गया था, और उसके बाद f इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, और उसी f को dp बाई डी टी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है एक्चुअली, कोई बात नहीं। मेन चीज जो मैं फोकस कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन हो कि dp बाई डी टी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इसे हम मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टी एम वी। अभी हमने सीखा मास बाहर चला जाएगा क्योंकि अगर मास कांस्टेंट है तो ये। और dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज द होल थिंग, दिस इज द होल थिंग यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि मास बाहर आ गया, dv बाई डी टी एक्सेलरेशन। और क्योंकि ये वेक्टर है, अब मैं सारे में वेक्टर साइन, v में वेक्टर साइन, dv dt में वेक्टर साइन, a में वेक्टर साइन, सो इट्स लाइक दैट। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या मिला, dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसी को नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कहेंगे। ठीक है ना, नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कहेंगे। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे चल के ये भी स्टडी करेंगे कि जब मास वेरिएबल होगा, मास कांस्टेंट अगर है वो बाहर आ गया, मास अगर वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, वहां पर डेरिवेटिव का एक और फॉर्मूला स्टडी करेंगे, और फिर वहां से उस क्वेश्चन को भी टैकल करेंगे। तो उस डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम बाद में बताएंगे वेरिएबल मास वाले केस में आराम से। अभी जितना मैंने बताया उतना इनफ है। तो इस होल थिंग का कोई एप्लीकेशन है भाई, इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे सपोज कोई मोमेंटम वेक्टर आपको दे दिया गया है, मोमेंटम का कोई वैल्यू दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया गया है, तो आप मोमेंटम का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स। आपको डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ये क्वेश्चन में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि डेरिवेटिव नहीं है, नहीं निकाल पाए आप, तो आपको इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है, फाइनल मोमेंटम दिया हुआ है, या इनिशियल मोमेंटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फाइनल मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो यू कैन यूज दिस सिंपल फॉर्मूला आल्सो कि फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर बाय टोटल टाइम टेकन फॉर फाइनल टू इनिशियल, फाइनल टू इनिशियल के बीच में जो भी टाइम लगा। इसको कभी कभी टी एफ माइनस टी आई भी लिखते हैं, तो इतना मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, आई वांट टू मेक इट इजी। तो ये भी पॉसिबल है, तो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। तो आई विल शो यू एन एग्जांपल, तब समझ में आएगा। तो फिलहाल जो हमें और काम का चीज सीखना है वो देखते हैं। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, और इक्वल टू मास है, एंड ऑल्सो इक्वल टू मैं ऐड कर दे रहा हूं दिस माइनस दिस बाय टाइम, और फर्दर ऐड कर दें v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब क्योंकि dp बाई dt ये एक वेक्टर रिलेशन है, ये पूरा एक वेक्टर रिलेशन है, तो यहां से x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का भी सिमिलर रिलेशन मिलेगा। वेक्टर में हमने तो यही सीखा है कि जो वेक्टर का रिलेशन रहता है वही सिमिलर, एकदम देखने में बिल्कुल सेम कंपोनेंट्स का भी रिलेशन रहता है। तो देखो बिल्कुल सेम है कंपोनेंट्स का रिलेशन। फिर से मैं आपको एक प्रूफ करके ही दिखा देता हूँ, कोई एक। तो चलो f वेक्टर को हम लिख सकते हैं ना, एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के। तो सपोज वो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए एक्स आई, एक्सेलरेशन ए वेक्टर को हम ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें, आई को कंपेयर करें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए एक्स। अगर आई को कंपेयर करें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए एक्स हो जाएगा ना। तो ये देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स आ गया, ये देखो आ गया। और ठीक उसी तरह से एफ वाई आ जाएगा, एम ए वाई, एफ जेड आ जाएगा। आप देख लो अब रहा ये कैसे हुआ, ये भी सिमिलर वे में हुआ। यहां से f इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी वेक्टर को अगर हम बात करें तो f वेक्टर इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी वेक्टर, f वेक्टर को लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के अकॉर्डिंग टू वेक्टर, राइट। और ये वेक्टर को लिख सकते हैं dp बाई टी आई, जो भी है उसका x, dp y बाई डी टी जे, dp z बाई डी टी के, और फिर इक्वेट कर देंगे, आई पोर्शन को इक्वेट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, dp x बाई डी टी, वही लिखा हुआ है यहाँ पर
फिर एफ वाई जे कॉम्पोनेंट को अगर इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एफ वाई क्या आ गया, एफ वाई आ गया डी पी वाई बाई डी टी, राइट। देखो यहाँ और सिमिलरली, तो ये जो वेक्टर का ओरिजिनल वेक्टर का रिलेशन होता है, दिखने में जैसा होता है ओरिजिनल वेक्टर का रिलेशन, एग्जैक्टली वैसा ही दिखने में होता है कंपोनेंट्स का रिलेशन। ये बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि थ्रू आउट मैकेनिक्स हमारा वेक्टर तो चले गई, तो ये इतना बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ। सबसे पहला पॉइंट यहां से ही आता है, अगर f 0 है इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, दिस ma विल बी 0, तो इफ f is 0 then ma 0, ma 0 मतलब a is equal to 0, and that was Newton's first law actually, तो yes, f 0 then implies a 0, तो it is consistent with first law, simple. Second point, I have explained this whole thing, वेक्टर इक्वेशन जो है, आई हैव एक्सप्लेन दिस पार्ट, हाउ दिस इज बीन डिराइव्ड, ये कैसे डिराइव हुआ मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर सपोज अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है वन डायरेक्शन, ओनली दिस विल बी इनफ फॉर अस। अगर सिर्फ टू डायमेंशनल चाहिए तो ये दोनों विल बी इनफ फॉर अस। तो ठीक है, ये सारा नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है ताकि कब क्या यूज हो जाए। ओके, ये भी मैंने बता दिया है कि सेकंड लॉ हो चाहे न्यूटन्स का जो भी लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वो सारा पॉइंट मास के लिए अप्लाई है। पॉइंट मास मतलब सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें मॉडिफाई करना पड़ता है लॉ को, तो चलो ये भी ठीक है। और क्योंकि ये पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है जस्ट फॉर ए पॉइंट पार्टिकल, तो पार्टिकल के अंदर तो और पार्टिकल नहीं होगा, तो अगर पार्टिकल के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होगा तो उनके बीच में कोई इंटरनल फोर्स नहीं होगा, तो एनी, और एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं कि इवन देखा गया कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, EXT एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर है, तो उसके बीच में तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में भी काफी इंटरेक्शंस होते हैं, उनके बीच में भी मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता है एंड ऑल। लेकिन अल्टीमेटली ये अमेजिंग बात है, एस्टोनिशिंग बात है कि नेट इंटरनल फोर्स ऑलवेज कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। ये एकदम अमेजिंग बात है। मतलब इतने इनफाइनाइट पार्टिकल में आप अगर थोड़ा सा और मास ऐड कर देते हो, कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें, फिर से वो अपने आप को रीएडजस्ट इस तरह से कर देंगे, रीएडजस्ट इस तरह से कर लेंगे कि फिर से नेट इंटरनल फोर्स जीरो हो जाएगा। दिस इज रियली रियली अमेजिंग। तो ये आपको बात याद रखना है, एनी इंटरनल फोर्सेज इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस फॉर्मूला, दिस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल फोर्सेज, नेट एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज का जो सम है वो जीरो है, ये आपको याद रखना है। ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, मैंने अभी से ही बता दिया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आइडिया मैंने दे दिया है। लाइक दिस इज व्हाट इज इट, ड्रॉप फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड ट्रेन, इट्स अ ट्रेन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर एक्सेलरेशन है किसी ट्रेन का तो उसका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू, जो स्पीड का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, एट एनी मोमेंट उसका वेलोसिटी जब v है, तब आपने ड्रॉप कर दिया, स्टोन को ड्रॉप कर दिया। जैसे ही स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन अब किस में आ गया, एयर में, स्टोन आ गया एयर में, यानी अब उसका ट्रेन से कोई कनेक्शन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट विथ ट्रेन, राइट, नो कॉन्टैक्ट विथ ट्रेन। अगर ट्रेन के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो हमने क्या सीखा है, नो कॉन्टैक्ट मतलब नो फोर्स, मतलब यह है कि अब इस स्टोन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस स्टोन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही वो एयर में आ गया कांटेक्ट में, क्योंकि फोर्स हैज नो मेमोरी, फोर्स कैरीज नो मेमोरी, द स्टोन कैरीज आल्सो नो मेमोरी ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विद द ट्रेन अ मोमेंट अगो। क्योंकि ये जो रिलेशन है वो इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, आपको ये याद रखना है, इंस्टेंटेनियस। कैलकुलस का रिलेशन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस ही होता है, स्टिल ये रिलेशन जो है इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, जिसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में कहते हैं कि फोर्स इज राइट हियर एंड राइट नाउ, एक मोमेंट बाद व्हेन इट इज नॉट इन कांटेक्ट, नो फोर्स एट ऑल। तो उस वक्त इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, नो फोर्स है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मतलब कौन सा वाला एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये वाला जो एक्सेलरेशन था एम ए वाला, हो सकता है इसके अलावा और भी कोई एक्सेलरेशन हो पार्टिकल में, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था वो जीरो हो जाएगा। इस फोर्स के रीजन, इस फोर्स के कारण, ड्यू टू दिस फोर्स जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई एक्सेलरेशन हो सकता है, डिपेंडिंग करता है कि भाई अब कहां पर है स्टोन, क्या सिचुएशन है उसका, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, जिस वक्त स्टोन ड्रॉप्ड हुआ था उस वक्त जो भी उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था वही होगा उसका इनिशियल, वही होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी जिस वक्त वो ड्रॉप्ड हुआ था।
और स्टोन कोशिश करेगा कि उसी वेलोसिटी से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहे फॉरएवर, अनलेस कोई फोर्स एक्ट ना कर जाए। तो इन दिस केस वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव करना चाहेगा स्टोन, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगा स्टोन को। और आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी किया है कि अगर आप किसी स्पीड v से आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो किसी स्टोन को, इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलता है, जहां पर ये सारे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, g। mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सारे एक्सेलरेशन का, तो एक न्यू एक्सेलरेशन आ गया स्टोन के पास, वो है g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इनिशियल जो एक्सेलरेशन था अलोंग हॉरिजॉन्टल ड्यू टू द ट्रेन, वो चला गया। तो अगर ये नहीं, ये बात समझ में, तो अगर सपोज ड्रॉप किया होता आपने आइस में, अगर आइस में ड्रॉप किया होता, आइस के ऊपर ड्रॉप किया होता, तो स्टोन वेलोसिटी v से कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में मूव करता फॉरएवर इन फ्रिक्शनलेस आइस सरफेस। तो ये है इलस्ट्रेशन जो आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है आगे। तो बस इसमें याद क्या रखना है, बेसिकली रिवीजन क्या करेंगे, रिवीजन ये करेंगे कि जैसे पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ लो कि एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय फोर्स एट दैट इंस्टेंट ओनली, इट्स एन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। द मोमेंट आफ्टर स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द एक्सेलरेटेड ट्रेन, ड्रॉप्ड होने के बाद इट हैज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, ड्रॉप्ड हो गया मतलब एयर में आ गया, ट्रेन से वो कनेक्शन कट हो गया, ट्रेन से कनेक्शन कट, तो जो फोर्स ड्यू टू ट्रेन था वो भी कट होकर जीरो हो गया, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ट्रेन था जो हॉरिजॉन्टल, वो भी कट होकर जीरो हो गया। द स्टोन कैरीज नो मेमोरी ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विद द ट्रेन अ मोमेंट अगो। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर आगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से आगे कंफ्यूजन नहीं होता है, थोड़ा भी अगर क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होता है, यू रिमेंबर कि वो अच्छा ये लॉजिक है। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन, भाई जो यहां पर समझाया गया, लोकल मतलब इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, विच मींस एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन हिस्ट्री ऑफ द मोशन। मतलब अभी जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू द फोर्स राइट नाउ, अभी जो फोर्स है उसके वजह से ये एक्सेलरेशन है, बाद में जो एक्सेलरेशन होगा वो बाद में जो फोर्स, अगर कोई न्यू फोर्स है तो उसके वजह से, मतलब इट्स एन इंस्टेंटेनियस रिलेशन, आप समझ गए होंगे, इट्स अ लोकल रिलेशन, मतलब इट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन हिस्ट्री ऑफ मोशन। हिस्ट्री ऑफ मोशन का मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 आपने स्टोन ड्रॉप किया, तो आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकंड स्टोन को कुछ नहीं याद है, t इक्वल टू 5 सेकंड वो एयर में है, 1 2 3 4 4 सेकंड सपोज यहाँ पर, तो 5 सेकंड में यहाँ पर होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड में स्टोन इज एयर। तो जब हम यहां पर बात करेंगे t इक्वल टू 5 सेकंड का, तो सिर्फ इस केस का बात करें कि अभी क्या फोर्सेस है, अभी क्या एक्सेलरेशन है, क्या था t इक्वल टू 0 में, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका यही मतलब है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, acceleration at t equal to 5 does not depend on the history, it depends only on right now what is happening। तो इट्स अ लोकल रिलेशन, यही है, यही मतलब हुआ इसका, एक ही चीज है उसको अलग ढंग से बताया गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल 3, इसको रीड कर लीजिए। मोमेंटम का रिलेशन गिवन है और मुझे नेट फोर्स चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेट फोर्स एंड मोमेंटम? द रिलेशन है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt। तो मुझे डेरिवेटिव लेना होगा, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो p इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर इज गिवन हियर। तो अगर हम डेरिवेटिव लें, तो आपको तो याद है मैंने डेरिवेटिव सिखाया है, ये देखो, तो यहां हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0 प्लस साइन, b कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, और t टू द पावर 2, ये t टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला था, t टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, n t टू द पावर n माइनस 1, तो t स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 2t टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1। तो आंसर क्या आया, आंसर आया कि दिस इज इक्वल टू द फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है dp by dt, एंड dp dt हो तो यहां पर आ गया है 2bt। तो क्वेश्चन क्या, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, तो 2b कांस्टेंट है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, f इज इक्वल टू 2bt है तो प्रोपोर्शनल टू t, b 2b इज अ कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल टू t, c इज आंसर। सो बेसिकली हमें यहां पर f इज इक्वल टू dp by dt थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना था, दैट्स इट। अब यहां और क्या हो सकता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग आफ्टर 2 सेकंड, व्हाट इज द फोर्स आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड। तो कोई बात नहीं, फोर्स का वैल्यू क्या है 2bt,
So answer is 4B. Similarly, you can find force after any time t. Example 4. Read. Okay. A pebble of mass m thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of new force. न्यू फोर्स क्यों? बिकॉज इट वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो कोई फोर्स अप्लाई किया गया होगा, राइट? लेकिन व्हेन द स्टोन is thrown, this is a stone of mass m, is thrown with hand, then hand was the external agent जो फोर्स अप्लाई कर रहा है. लेकिन जैसे ही वो थ्रो हो गया, थ्रो होते ही वो स्टोन यहां पर आ गया, इट्स न्यू पोजीशन में. न्यू पोजीशन मतलब एयर में आ गया, राइट? सो इट इज इन नो कॉन्टैक्ट, कह सकते हैं नो कॉन्टैक्ट विथ प्रीवियस एक्सटर्नल एजेंट विच वॉज हैंड. तो हैंड विल नो लॉन्गर exert any force. Hand will no longer exert any force. Hand और force exert नहीं करेगा. Force due to hand is going to be zero. तो old force is zero. What is the new force? New force ये है कि particle is in air now. तो air के लिए free body diagram हम क्या draw करेंगे? Free body diagram for stone pebble mass m in air. तो ये हो गया हमारा pebble mass m. तो एयर में एक ही फोर्स होगा, mg डाउनवर्ड. So that is my new force. F new is equal to mg downward. So बस यहां पर पुट कर दो. तो ये स्टोन का मोशन कैसा होगा? आपने थ्रो किया अपवर्ड, ठीक है भाई, आपने अपवर्ड थ्रो किया तो इट विल गो अप, इट विल रीच मैक्सिमम हाइट h max and then it will come downward. This is the path of the stone. एक वर्टिकल पाथ होगा. तो ऑप्शन ये कहता है, आई मीन क्वेश्चन ये कहता है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन आपको न्यू फोर्स का डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है. तो न्यू फोर्स का डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में, ये अपर डायरेक्शन में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, इट इज इन एयर. तो न्यू फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा mg का मैग्नीट्यूड. तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ए का आंसर है F इज इक्वल टू mg. अब मास जो भी हो वैल्यू पुट कर लेना, 0.05 और g कितना है 9.8, तो आ गया 0.49 न्यूटन. दिस इज आंसर ऑफ ऑप्शन. एक्चुअली हम जानते हैं कि जब स्टोन जब तक एयर में रहेगा, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो कहीं भी हो, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा जो वो ओनली mg ही होगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं एक्सटर्नल एजेंट. एक्सटर्नल एजेंट इज ओनली अर्थ. यहां पर अर्थ इज द एक्सटर्नल एजेंट ओनली. अर्थ इज द ओनली एक्सटर्नल एजेंट. तो फोर्स सिर्फ mg एक्ट होगा, वो ऊपर जाए नीचे आए कहीं भी रहे इन एयर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्जिबल है. एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल नहीं होता तो मैं थोड़ा आइडिया दूंगा कि क्या होगा, बट फिलहाल तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन mg डाउनवर्ड होगा. फोर्स का मैग्नीट्यूड है इतना, डायरेक्शन है डाउनवर्ड. बी में भी सेम आंसर होगा, 0.49 न्यूटन डाउनवर्ड. एट द हाईएस्ट पॉइंट जब वो मोमेंटली एट रेस्ट है, एट द हाईएस्ट पॉइंट भी सेम फ्री बॉडी डायग्राम होगा, तो आंसर भी सेम होगा. क्या होगा? 0.49 न्यूटन डाउनवर्ड. सी का भी आंसर यहां लिख रहे हैं 0.49 न्यूटन डाउनवर्ड. डज योर आंसर चेंज? ऑल्टर मतलब चेंज. इफ पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री, तो आपने पेबल को 45 डिग्री एंगल से थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा इस तरह से. दिस इज द न्यू ट्रेजेक्टरी या न्यू पाथ ऑफ द पेबल ऑफ मास m. तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर वो एयर में है तो हम तो जानते हैं कि एट एवरी इंस्टेंट द फोर्स एक्टिंग इज mg. तो आंसर में क्या कोई चेंज आएगा? आंसर है नो चेंज. नो चेंज इन आंसर, सेम आंसर. नो चेंज मतलब सेम आंसर मिलेगा. सेम आंसर कितना? 0.49 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड. इग्नोर एयर रेजिस्टेंस इन दीज केसेस. तो एयर रेजिस्टेंस के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम में छोटा सा जल्दी बता देता हूं. विथ एयर रेजिस्टेंस, विथ एयर रेजिस्टेंस, सपोज केस ए में इट्स गोइंग अपवर्ड, एयर रेजिस्टेंस. तो इफ इट इज गोइंग अपवर्ड तो mg तो नीचे एक्ट करेगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, और एयर रेजिस्टेंस का काम है
ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना, रेजिस्ट करना है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑपोजिट टू द मोशन, ऑपोजिट टू मोशन मतलब ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, तो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, एक और फोर्स नीचे आ गया एफ एयर रेजिस्टेंस, तो दो फोर्स नीचे रहेगा, एक mg और एक एयर रेजिस्टेंस, ये होगा नेट फोर्स। ठीक है। सिमिलरली व्हेन द पार्टिकल इज ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो यहां पर है एट द पॉइंट पी, तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, जी तो हमेशा नीचे एक्ट करता है, सिंस वेलोसिटी या मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डाउनवर्ड एयर रेजिस्टेंस विल एक्ट अपवर्ड, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यहां पर हो जाएगा mg माइनस एफ बी, ये हो जाएगा नेट फोर्स। अब मैंने एफ बी माइनस एम जी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर एक रूल हम बता दे रहे हैं, नेट फोर्स जब भी कैलकुलेट करोगे, रूल फॉर नेट फोर्सेस, आपको डायरेक्शन ऑफ जो एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव लेना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, यस आई नो दैट, लेकिन ये सारा रूल्स बना है आपको कन्वीनियंस के लिए, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा उसको पॉजिटिव लेना, तो इट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो नेट फोर्स विल बी mg माइनस एफ पी। तो इस रूल पर याद रखने से बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। इसका कुछ लॉजिक जो है, थोड़ा सा लॉजिक बता दे रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों लेते हैं। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, ये एक वेक्टर रिलेशन है, एंड मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है जो ए का जो डायरेक्शन होगा, ए वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा किसका, फोर्स वेक्टर का, तो डायरेक्शन ऑफ ए जो होगा वही फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन होगा, सो वी विल टेक डायरेक्शन ऑफ ए एज पॉजिटिव, और हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो सेम होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, दोनों का तो सेम होना चाहिए, तो दैट इज वन ऑफ द लॉजिक। एग्जाम्पल 5, so read, okay, so give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg, तो ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, in each case we want magnitude and direction of the net force, तो ठीक है, what is a, just after it is dropped from window of a stationary train, तो ये तो वही केस हो गया कि एक ट्रेन है, यहां से ड्रॉप्ड किया गया, ड्रॉप्ड मतलब यू जीरो, और ट्रेन भी एट रेस्ट है, तो ड्रॉप कर दिया गया, ग्राउंड है ये, तो अगर अर्थ में कोई ऑब्जर्वर है, कौन है, अर्थ में कोई ऑब्जर्वर, तो वो क्या नोट करेगा, वो नोट करेगा कि भाई ये पार्टिकल एयर में है, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, कौन ड्रॉ करेगा, ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, और वो कुछ इक्वेशन लिखेगा, वो इक्वेशन लिखेगा भाई कि नेट फोर्स जो है यहाँ अलोंग वाई एक्सिस है, तो नेट फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड, तो एंड दैट विल बी mg, तो मास क्या दिया हुआ है, मास है 0.1 kg, और g 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 0.1 इंटू 10, तो 1 न्यूटन हो गया आंसर, तो इसको हम 1.0 न्यूटन ऐसे लिखेंगे, क्यों ऐसे लिखेंगे 1.0, 1 न्यूटन भी करेक्ट है, लेकिन 1.0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसके हिसाब से हमारा आंसर 0.1 जो है 1 डेसिमल एक्यूरेसी तक होना चाहिए, इसलिए 1.0 ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, तो ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, नहीं तो 1 न्यूटन भी ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये हो गया ट्रेन इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो अर्थ में कोई ऑब्जर्वर है, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है, जस्ट आइडिया देते, इनर्शियल फ्रेम वो होता है वेयर न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड। अब ये फ्रेम क्या हुआ, फ्रेम वर्ड का मतलब होता है द लोकेशन जहां से ऑब्जर्वर नोट कर रहा है मोशन को, या नोट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए इसे ऑब्जर्वर कहते हैं, ऑब्जर्व करता है और फिर इक्वेशन लिखता है, ऑब्जर्वर। तो इनर्शियल फ्रेम वो होता है कि जहां पर भी ऑब्जर्वर है, जहां पर भी ऑब्जर्वर है, जैसे यहाँ अर्थ में है, ग्राउंड में है, तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि अगर ये जहां पर भी ऑब्जर्व कर रहा है वो अगर रेस्ट में हो,
या इनर्शियल फ्रेम खुद, यानी अर्थ इज एट रेस्ट, तो अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम, वहां से न्यूटन्स लॉ वैलिड है, ऐसा देखा गया है। और अगर ये अर्थ या किसी और व्हीकल में है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको भी इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूटन का जो फॉर्मूलाज है वो सही सही करेक्ट करेक्ट आ जाता है, आंसर वैलिड है इवन इन अ फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। बेसिकली अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, ऐसा कोई फ्रेम, फ्रेम मतलब ऐसा कोई लोकेशन जहां पर ऑब्जर्वर अगर है, ऐसे लोकेशन में जो अनएक्सेलरेटेड है, जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, किसका एक्सेलरेशन नहीं है, फ्रेम का, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज जीरो, तो उसको इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम हम बाद में इसी लेक्चर में डिटेल में भी बताने वाले हैं। चलो वापस बैक टू ट्रैक आ जाए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्या, ट्रेन, ठीक है, ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद क्या होगा भाई, ये स्टोन सपोज यहाँ से ड्रॉप्ड हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, तो ये हो गया u इक्वल टू जीरो। तो उस वक्त एकदम इन द बिगिनिंग जस्ट आफ्टर ड्रॉप्ड, स्टोन का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा जो ट्रेन का वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी v इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो एयर में है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया सेम थिंग, एयर में है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इट विल हैव अ प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने किया था, और एक रेंज मिलेगा। तो ट्रेन का वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, उतना ज्यादा मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा। वी हैव दिस आइडिया। एनीवे यहाँ पर भी नेट फोर्स मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो लास्ट केस में मैग्नीट्यूड इतना था और डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर भी mg सेम आंसर ही आएगा 1.0 न्यूटन और डाउनवर्ड, तो यहाँ पर भी आंसर सेम आएगा भाई कि नेट फोर्स विल बी सेम, जल्दी से लिख ले 1 पॉइंट इतना न्यूटन डाउनवर्ड, तो ये हो गया बी का भी सॉल्व। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ इतना इतना, यानी ट्रेन इस बार एक्सेलरेशन में है और ऑब्जर्वर कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर से सी, फिर से ट्रेन, फिर से ट्रेन का इस बार एक्सेलरेशन है, किसका, ट्रेन का, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ड्रॉप्ड किया गया। ऑब्जर्वर कहाँ है, अर्थ में है, ग्राउंड में है, स्टेशन में है, तो अर्थ ग्राउंड स्टेशन, ये वेलोसिटी एट रेस्ट है, मतलब अर्थ का वेलोसिटी जीरो हम मान के चलेंगे, स्टेशन का जीरो, और ये तो इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है, तो न्यूटन्स लॉ वैलिड है, तो जो आंसर मिलेगा सही आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, वेलोसिटी जो है उसका इट इज स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप मतलब स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, किसका, ट्रेन का, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो जिस टाइम पे ड्रॉप्ड हुआ, लेट दैट टाइम बी टी इक्वल टू जीरो, जिस टाइम में ड्रॉप्ड हुआ उस वक्त ट्रेन का जो स्पीड होगा, उस वक्त जो ट्रेन का स्पीड होगा ड्रॉप होने के बाद, जस्ट एट दैट इंस्टेंट, किसका, स्टोन है, स्टोन का भी वही स्पीड होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उस स्पीड के हिसाब से, अब स्टोन एयर में है, स्टोन विल हैव नो मेमोरी, तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है ये हमारा, हम जानते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। तो स्टोन जब एयर में है तो उसे कोई लेना देना नहीं है कि वो कुछ देर पहले ट्रेन में था, ट्रेन में क्या फोर्स लगा, नथिंग, कुछ लेना देना नहीं है। अभी क्या है वो इंपॉर्टेंट है, तो अभी क्या है कि इट इज इन एयर, और फिर से फोर्स mg एक्ट कर रहा है, ओनली mg, तो फिर से mg मतलब फिर से वही सेम कहानी रिपीट हो गया, फिर से हमारा सेम आंसर आएगा, तो फिर से हमारा आंसर हो जाएगा mg, mg का मतलब वही 1.0 न्यूटन डाउनवर्ड, सेम आंसर आ जाएगा। और फिर से इस बार प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका, ठीक है, तो यहां से रेंज वेंज भी चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। एनीवे जो डी है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, ड्रॉप्ड नहीं हुआ इस बार, एयर में नहीं है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टोन इज एट रेस्ट, मतलब डी में ट्रेन यहां पर है, स्टोन एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, और ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां पर दो तरीका से हमारा सॉल्व हो सकता है, तो इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट लगेगा। तो अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड में है तो हम बता सकते हैं अभी, ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड में है तो अभी हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम जब बताएंगे तो ऑब्जर्वर को हम ट्रेन के अंदर लेंगे,
ट्रेन तो एक्सेलरेशन में है, और मैंने अभी बताया कि अगर ऑब्जर्वर कोई ऐसे जगह है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, तो वहां से जो इक्वेशन लिखेगा वो रॉन्ग आंसर आएगा, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो वहां न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए, वैलिड करने के लिए मुझे कुछ करेक्शन करना होगा, सूडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करना, वो मैं सेपरेटली बताऊंगा। तो इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। मेथड 1 ऑब्जर्वर ग्राउंड में है, वहां से आंसर निकाल सकते हैं, और मेथड 2 ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो अभी मेथड 1 हम ट्राई कर रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। तो ऑब्जर्वर यहां पर है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि ट्रेन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो भाई ये जो क्या है, स्टोन का भी तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सिंपल बात है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्टोन क्या होगा कि भाई इसमें जो इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? लेट एफ नेट जो फोर्स होगा एक्सटर्नल, तो उसको हम लिख सकते हैं ना, इट विल बी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बेसिकली शॉर्ट में ये है कि हम यहाँ पर अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स, ये वाला रिलेशन था, इसको यूज कर लेंगे, सबसे इजी। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स रिलेशन हम यूज करेंगे, ग्राउंड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मास इज इक्वल टू 1 kg, और एक्सेलरेशन ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन क्या है? सेम एज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और वो भी है 1। तो ये 0.1 था ना, मास वाज 0.1, तो 0.1 इंटू 1, तो ये हो गया 0.1 न्यूटन। अब डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है राइट हैंड साइड में, इट्स मूविंग अलोंग द, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इनर्शियल फ्रेम से। I want to say something extra here कि हम जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल में बहुत सारा फोर्सेस एक्ट कर रहा है, F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन Fn, तो इन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो सपोज ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है जिसको हम F नेट एक्सटर्नल कहते हैं, एंड दिस F नेट एक्सटर्नल का मतलब होता है इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, राइट? और फिर इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ये है कि दिस इज नॉट ए फोर्स, एम ए इज नॉट ए फोर्स, एम ए इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, एम ए वैल्यू है। जो फोर्स एफ नेट है, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करने का ये एक वैल्यू है, इससे मुझे वैल्यू मिल जाता है। एम ए इटसेल्फ इज नॉट ए फोर्स, इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल 6, रीड। ओके, मोशन ऑफ ए पार्टिकल सो एंड सो y इक्वल टू इतना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड वन हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और यहां पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर, नहीं लिख के ओनली जी टी है, तो इसको हम हाफ इंटू टू जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हाफ इंटू टू जी, टू टू कैंसिल होकर जी मिलके। तो अगर कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे अगर, तो कंपेयर करने पर आई कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g। तो एक्सेलरेशन का क्या करना है भाई? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल का मतलब मुझे तो फोर्स का क्या फॉर्मूला यूज करना होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, और एक्सेलरेशन कितना मिल गया? 2g। तो फोर्स कितना मिल गया? फोर्स हो गया ma, तो m इंटू 2g, सो इट इज 2mg इज माई आंसर। तो आंसर होगा 2mg। तो ये तो हो गया मेथड 1 से सॉल्व करने का तरीका। क्या है तरीका? y इक्वल टू यू टी प्लस, इसको हाफ इंटू 2g मैंने कर दिया, सो दैट इट बिकम्स ऑफ दिस फॉर्म, और उसके बाद कंपेयर करके मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और आंसर आ गया। मेथड 2 कैलकुलस मेथड है, तो मेथड 2 कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस में अब आपको मैं बताऊंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि कुछ भी स्पेशल नहीं है। सपोज मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल टू टी टू द पावर 3, आपको तो फॉर्मूला पता है कि डेरिवेटिव ऑफ टी टू द पावर n क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टी टू द पावर n क्या होता है? n टी टू द पावर n माइनस 1। तो इसे हम कहेंगे फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, या शॉर्ट में dy dt हम कह सकते हैं 3 टी टू द पावर 3 माइनस 1 2। अगर इसको और एक बार अगेन इफ यू टेक डेरिवेटिव, तो उसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसको और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर चला गया, कॉमन ले लिया हमने, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1।
बाय दिस फॉर्मूला। तो आंसर क्या आ गया 60। इसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसको लिखने का तरीका क्या है ये देख लो, d2y dt2, ये लिखने का तरीका है, कोई स्क्वायर नहीं है ये। 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये d1y dt1 मतलब dy dt है, ये d2y dt2 ये लिखने का तरीका है। चलो ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में भी इसका आइडिया आपको था, फिर से मैंने बता दिया। तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से आप जानते हो अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो dy dt इज माय वेलोसिटी, राइट, और ये ए वाई एक्सेलरेशन होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी एक्सेलरेशन मुझे मिल गया है यहाँ पे। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल का मतलब हम क्या कहेंगे, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर मुझे मिल गया तो हम मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे फोर्स मिल जाएगा। ये तो हुआ हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नॉलेज। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है कि ये y है तो यहाँ से मुझे a निकालना है, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर है। तो मुझे क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज दैट इज एक्सेलरेशन, और उसके बाद एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और t का डेरिवेटिव होता है 1, मैंने बताया था। उसके बाद g कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2t हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे जिसको लिखने का तरीका ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव u एक कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2g, 2g एक कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और t का डेरिवेटिव होता है 1। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं इज ऑल्सो 2g। तो यहां से इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 2g, तो m इंटू 2g यानी 2mg, फिर से आंसर आ गया c। तो ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो सकता है, एक सिंपल मेथड से मैंने सॉल्व किया, ये ज्यादा बेटर मेथड है, दिस इज अ बेटर मेथड टू सॉल्व। कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वहां से आपने फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव लिया, आपको वेलोसिटी मिल गया, और वहां से एक बार और डेरिवेटिव लिया, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन मिलने के बाद आपने पुट कर दिया फॉर्मूला में, और फाइनल आंसर मिल गया नेट फोर्स क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 रीड। ओके, तो यहाँ पर ए बुलेट ऑफ मास m इज मूविंग विद सो एंड सो स्पीड, एंटर्स ए हेवी वुडन ब्लॉक, और इतना डिस्टेंस के बाद वो रुक गया, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हो रहा ये है कि ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, एंड अ बुलेट एंटर्स ए ब्लॉक, और जैसे ही वो ब्लॉक में एंटर करता है रेजिस्टेंस फील करेगा ऑब्वियसली। तो ये जो वुडन ब्लॉक है वो रेजिस्ट करेगा, राइट। रेजिस्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ या रेजिस्ट करने का मतलब हुआ ऑपोज करेगा, बेसिकली ऑपोज का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स बाय द वुडन ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, किसका क्या है, बुलेट का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इनसाइड द ब्लॉक बुलेट का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, बुलेट ऑफ मास एम, कि इट विल फील अ फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये होगा, बुलेट अगर इस तरफ मूव कर रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट, तो इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आर रेजिस्टिव फोर्स है तो इसको एफ आर लिख देते हैं, फाइंड द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा एक ही फोर्स है तो यही नेट फोर्स हुआ। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एक्चुअली रिटार्डेशन हो जाएगा, एनीवे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और यहाँ पर पुट करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो हमारा अब तक का कंक्लूजन क्या है कि मुझे ये फॉर्मूला को यूज करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आई नीड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए का वैल्यू कैसे मिलेगा देख लेते हैं। तो ये हमारा वुडन ब्लॉक में बुलेट एंटर किया, सो स्टार्टिंग स्पीड जो है 90 मीटर पर सेकेंड, दैट इज यू सपोज, एंड लेट्स से आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस x उसका स्पीड हो गया 0, और वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। नो प्रॉब्लम, हमारे पास तो काइनेमेटिक इक्वेशन है। u v x के बीच में क्या रिलेशन होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। फाइनल स्पीड अगर 0 है तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax,
यहाँ से मुझे मिल गया u स्क्वायर विथ माइनस साइन इज 2ax, सो आई गॉट x इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो यहाँ से मुझे a चाहिए, तो व्हाट a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2x। आई गॉट द आंसर a, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब मुझे क्या करना है, a को इस फॉर्मूला में पुट करना है, राइट? तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2x विल बी माई आंसर। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों बता रहा है? प्लस साइन, अगर ये वाला डायरेक्शन हमारा प्लस साइन है तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव हियर। एक्सेलरेशन नेगेटिव को रिटार्डेशन भी कहते हैं, आपको पता है। तो माइनस का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है कि वो डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो x इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दिखाया, तो जस्ट वैल्यू पुट कर लो। ये सारा वैल्यू जब पुट कर दोगे, केजी है सब देख लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी x 60 सेंटीमीटर जो है तो उसको सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। और ये सारा वैल्यूज यहाँ जब पुट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा, वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो एक जंप है यहाँ पर स्टेप में, वैल्यू पुट करने के बाद आपको 270 न्यूटन आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। सो ये था इसका सॉल्यूशन। तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया, क्विकली एक्सप्लेन करते कि ये जो वुडन ब्लॉक है वो रेजिस्ट या अपोज करेगा मोशन को। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बुलेट होगा क्या? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऑल फोर्सेज एक्टिंग ओनली ऑन द बुलेट। तो जैसे ही बुलेट वुडन ब्लॉक में एंटर करेगा ओनली रेजिस्टिव फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो मुझे अगर ये रेजिस्टिव फोर्स चाहिए तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इस तरह से, और एक्सेलरेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे, मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करना है और देखना है सब ऐसा यूनिट में है कि नहीं। ऐसा यूनिट में मैंने चेंज कर दिया डिस्प्लेसमेंट को भी, और उसके बाद फाइनल आंसर आ गया। ओके, एग्जाम्पल 8 रीड कर लीजिए। यू कैन सी दिस डायग्राम। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस सो एंड सो। तो एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल 90 डिग्री है। गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर, वो कंसेप्ट यूज होगा। बाय पैरेललोग्राम लॉ आई कैन से दैट, यहां से हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और फाइनल रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये है डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, दिस बाय मास। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब एफ नेट कैसे मिलेगा रिजल्टेंट? तो मैग्नीट्यूड का बात करें, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें एज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी विदाउट वेक्टर साइन। आई कैन राइट एफ नेट बाय इतना, और रिजल्टेंट फोर्स यहां से क्या मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके? बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये अगर F2 है तो ये भी F2 है, तो F नेट का वैल्यू कितना आएगा? रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इट्स एक्सट्रीमली इजी, और मास m इज m, सो दिस इज योर आंसर। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू अगर पुट करोगे तो F का वैल्यू 8 और इसका 6 और m का 5, तो रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, 10 by 5 2, तो अल्टीमेटली 2 विल बी आवर आंसर। 2 will be our answer. So recap करते हैं। What is a force हमने सीख लिया, force is a push or a pull, force acts on an object, force does not exist in isolation, no object मतलब no force, force requires an external agent, जैसे in this case rope, या अगर एयर में है बॉडी तो अर्थ एक्ट एज एन एक्सटर्नल एजेंट एंड सो ऑन। फोर्स वेक्टर के सारे प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं और हमने एग्जांपल्स में किया भी। फोर्स कैन बी आइदर कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन बाकी सब ये जो फोर्सेस हैं लाइक फोर्स ड्यू टू अ रोप या नॉर्मल रिएक्शन, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है।
पार्टिकल मॉडल तो एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा दैट न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, फॉर सिंगल पॉइंट पार्टिकल. तो वी विल नॉट कंसिडर एनी इंटरनल फोर्स, मतलब सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो. वी विल कंसिडर ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस. और हमने ये देखा न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. टाइप्स ऑफ फोर्स में ग्रेविटी इजी है. देन स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिटेल में बताया. स्प्रिंग अगर कॉम्प्रेस होता है तो इट स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ पुश फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. स्प्रिंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स होता है माइनस के एक्स, जिसको रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि स्प्रिंग इस फोर्स से कोशिश कर रहा है कि अपने नॉर्मल जो है नेचुरल लेंथ को अचीव कर सके. सिमिलरली अगर स्प्रिंग स्ट्रेच है बाई एक्स अमाउंट तो एफ आर इक्वल्स टू माइनस के एक्स. एक्स करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो नॉर्मल लेंथ से वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो वापस इस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट कर रहा है. कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स, ताकि वो नेचुरल लेंथ में आ सके. और ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे, जो जिसकी वजह से स्ट्रेच हुआ है एक्चुअली. ठीक है. टेंशन फोर्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था. बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना कि टेंशन फोर्स एक्ट करता है व्हेन अ रोप इज टाइट या टॉट, और रोप को स्ट्रिंग भी कहते हैं. टेंशन फोर्स एक्ट्स अलोंग द रोप, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो अगर इस तरह से दो मासेस है तो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से टेंशन विल बी अवे फ्रॉम इट, और इस मास के फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन विल बी अवे फ्रॉम द मास m2. उसके बाद वी विल अज्यूम दैट द रोप इज मासलेस, यानी मास ऑफ द रोप इज जीरो. और कोई सिंगल रोप में थ्रूआउट, मासलेस रोप में, सिंगल मासलेस रोप में थ्रूआउट टेंशन सेम होगा. तो यहाँ पर हमने दो रोप कंसीडर किया है, तो थ्रूआउट टेंशन सेम है T. तो हमने यहाँ दिखा है कि m1 के अवे फ्रॉम m1 इट इज T, अवे फ्रॉम m2 इन लेफ्ट डायरेक्शन में इट इज T. लेकिन यहाँ पर T डैश सिंबल से डिनोट किया क्योंकि इट्स अ डिफरेंट रोप. अगेन m2 के लिए अवे फ्रॉम इट और m3 के लिए अवे फ्रॉम इट. नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने बात किया कि इट एक्ट्स परपेंडिकुलर. नॉर्मल मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, तो इट एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेसेस. अगर कॉमन सरफेस नहीं है, एक सरफेस एक पॉइंट है लाइक दिस, इन दिस केस रॉड, तो Na और Nb एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस and it opposes the relative motion between the two surfaces. We show force by free body diagram, और हमने कुछ free body diagram को यूज भी किया थ्रूआउट. जैसे इन दिस केस में फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि mg एक्टिंग डाउनवर्ड, ये वाला mg, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये कॉमन सरफेस है तो एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक्ट करेगा. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय u, और उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भी एक्ट कर रहा है, अपोजिंग द रिलेटिव मोशन. तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें दिखाते हैं कि जिसका फ्री बॉडी डायग्राम, जिस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो, उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, सिर्फ उस पे, और बाकी क्या हो रहा है, कहीं और क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. फोर्सेस चेंजेस द स्टेट्स. रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में लाता है. और अल्टीमेटली एफ इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से हम जानते हैं कि इट एक्सेलरेट्स द ऑब्जेक्ट. नेट फोर्स कॉजेस नेट ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट. ये सब बात हम समझ चुके हैं. फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ में हमने ये देखा, इट्स अ लीनियर इक्वेशन. तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का लीनियर इक्वेशन है. तो स्लोप ऑफ f वर्सेस ए ग्राफ क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और अगर थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा से भी मास आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी कहेंगे, राइट? और इक्विलिब्रियम सिचुएशन हम कह सकते हैं fx जीरो, fy जीरो और f नेट z जीरो, सब कुछ जीरो. तो ये एक सिंगल लाइन में बहुत कुछ डिस्क्राइब हो गया था. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, पुश और पुल हो सकता है. उसका काम है टू चेंज द स्टेट या ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. और नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और उसे इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी कहते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों ही पॉसिबल है. लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में ही वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कंटिन्यू करना चाहता है, और डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहता है. इट रेजिस्ट ऑल काइंड ऑफ चेंजेस. इस तरह से थ्री इनर्शिया हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन. अगर यहाँ पे ये डायग्राम बता रहा है कि आप कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर फोर्स अगर एक्ट करते हो ऑन एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली, मतलब जहां भी ऑब्जेक्ट है वहां पर परपेंडिकुलर फोर्स, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल. डायरेक्शन चेंज हो गया, किसके वजह से? फोर्स की वजह से. तो ये सब मैंने समझा दिया है. फर्स्ट लॉ सबको पता ही है. फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि ए विल बी जीरो अगर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होगा. या एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होगा तो उसका मतलब ए जीरो है. ए जीरो मतलब डेरिवेटिव डीवीडीटी जीरो. डीवीडीटी जीरो डेरिवेटिव को मैंने आपको सिखाया है. डेरिवेटिव जीरो मतलब वेलोसिटी या तो जीरो या कांस्टेंट होगा. तो वेलोसिटी जीरो और कांस्टेंट का मतलब ही हो गया कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, पार्टिकल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ही. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था. इस डेमोन्स्ट्रेशन का पर्पस यही है कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बुक इज जीरो,
सो नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो ऊपर में है n, नीचे mg है, तो n माइनस mg को हमने 0 लिख दिया, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट मिला। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पर भी नेट फोर्स 0 होता है, वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि नेट फोर्स अगर 0 होता है, इसका मतलब ये वेक्टर 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0i0j0 के, तो सिग्मा एफ एक्स भी 0, सिग्मा एफ आई भी 0, सिग्मा सिग्मा मतलब टोटल फोर्स अलॉन्ग जेड भी 0, ये सब समझा दिया मैंने। और पार्टिकल का वेलोसिटी अगर 0 है या कांस्टेंट है तो उसको भी इक्विलिब्रियम में ट्रीट किया जाता है, मतलब नेट फोर्स 0। कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन मतलब भी नेट फोर्स 0। फिर ये सब एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किया और आपको अच्छे से समझा दिया था। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का डेफिनेशन है मास इनटू वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए कि पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन है, उस हिसाब से मोमेंटम इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम विल बी mv। चेंज इन मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर मैंने फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर यूज किया और मोमेंटम का डेफिनेशन यूज किया मास इनटू वेलोसिटी, वहां से ये सब मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। चेंज ऑन मोमेंटम इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो मुझे एवरेज फोर्स मिलता है। अब समझ में आ रहा है, इट्स मेकिंग सेंस। और लाइक एनी वेक्टर मोमेंटम का भी 3 कंपोनेंट हो सकता है, एक्स के डायरेक्शन में एम वी एक्स, एम वाई में एम वी वाई एक्स एंड सो ऑन। और y इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा जिसका स्लोप होगा tan थीटा, और स्लोप पीवी ग्राफ इज आल्सो मास। ओके, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वाई दिस क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ बता रहा है जितना ज्यादा न्यूमरेटर मतलब चेंज इन मोमेंटम, उतना ही ज्यादा मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा फोर्स, इसीलिए प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स ज्यादा टाइम देते हैं कैच करने के लिए ताकि फोर्स कम लगे उनको और चोट कम लगे, हर्ट कम हो। इस इक्वेशन से मुझे मिलता है एफ इंटू टी इज इक्वल टू सो एंड सो। एफ इंटू टी आगे चल के पढ़ेंगे, इसको इंपल्स भी कहते हैं, तो इंपल्स का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, तो यहीं पर क्लियर हो गया। तो अगर सेम फोर्स सेम टाइम पे एक्ट कर रहा है इन डिफरेंट बॉडीज तो उनका इंपल्स सेम होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स का जरूरत है अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कंसेप्ट भी, और ये मैंने पूरा समझा दिया। तो ये भी बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमने किया था सॉल्व, चेंज इन मोमेंटम को लेकर। और देख लेना इसको भी, न्यूटन सेकंड लॉ। उससे पहले हमने कैलकुलस को अच्छे से समझा था, स्पेशली डेरिवेटिव, और उसका यूज को समझने की कोशिश किया था। कहां से आया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिमिट से आया, लिमिट से फंक्शन, वो सब पूरा कैलकुलस कैसे, आपको यूज समझना है। अगर यूज आप समझ गए, थोड़ा सा डेरिवेटिव, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, तो 90% ऑफ द फिजिक्स आपका कैलकुलस का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वेरियस फॉर्मूला बताया था, इसको अच्छे से रिवाइज करना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x1, एक्स टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस वन, n कैन बी एनी पावर, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट के साथ अगर कुछ और है वेरिएबल्स तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इस बार 0 नहीं होगा। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ये एक अच्छा एग्जांपल की तरह मैंने बताया, प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड है तो डेरिवेटिव भी सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद अलग अलग करके आप सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग, कांस्टेंट को अलग। फिर मैंने आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी कंसेप्ट बताया था कि एक डेरिवेटिव आ गया, उसके बाद एक बार और डेरिवेटिव ले लो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर बताया जा रहा है उल्टा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो अगर हम डेरिवेटिव को ही 0 दे दे, डेरिवेटिव को मैंने 0 बना दिया, तो वहां से हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये y जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब 0 भी एक कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी में काम आता है कि dv/dt अगर 0 है तो वेलोसिटी विल बी एनी कांस्टेंट, तो 0 और कांस्टेंट मतलब रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ, जिसका मैथमेटिकल वर्जन इंपॉर्टेंट है कि एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, और के का वैल्यू फिर 1 आ गया था, और इंस्टेंटेनियस फोर्स विल बी dp/dt, एवरेज फोर्स को del p del t कहेंगे, इंस्टेंटेनियस फोर्स को dp/dt कहेंगे। और उसके बाद हमने काफी कुछ डिस्कस किया था अच्छी तरह से कि मास अगर कांस्टेंट है और डेरिवेटिव का नॉलेज अगर यूज करते हो तो मास बाहर आ जाएगा, m dv/dt मतलब ma हो गया, और सारी बातें को मैंने अच्छे से समझा दिया था। तो सिंस इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, हम इसके कंपोनेंट्स के इक्वेशन को भी एग्जैक्टली सिमिलर लिखेंगे, चाहे वो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट हो, और वो क्यों लिखा था मैंने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वही बात है कि भाई अगर a0 है तो f0, f0 है तो a0, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो चल रहा है, कंसिस्टेंट है वो। क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है तो यहाँ से ये सारे x y z कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है, और यूज कर सकते हैं। पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है न्यूटन्स लॉ, और सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए तो ऑल इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, 0, ऑल इंटरनल फोर्सेस
नो इंटरनल फोर्स विल बी इंक्लूडेड, अगर इंक्लूड करोगे भी तो ऑल इंटरनल फोर्स कैंसिल कर देंगे ईच अदर को, तो एफ इंटरनल नेट विल बी जीरो। ये बात एकदम अच्छे से फिक्स कर लेना है दिमाग में। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसको एग्जांपल में भी यूज किया कि एज सुन एज द स्टोन इज ड्रॉप्ड या थ्रोन, मतलब वो जैसे ही ट्रेन से अलग हो गया, द स्टोन इज इन एयर नाउ, तो ट्रेन का जो मेमोरी था वो चला गया, ट्रेन का मेमोरी वो चला गया। और ट्रेन का मेमोरी चला गया का मतलब यह है कि अब न्यू सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब यहां पर एट दिस न्यू सिचुएशन में क्या फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बारे में सोचना है, पहले क्या फोर्स एक्ट कर रहा था जब वो कांटेक्ट में ट्रेन के था, वो सब मुझे भूल जाना है। न्यू कांटेक्ट, नो कांटेक्ट मतलब नो कांटेक्ट विद ट्रेन, मतलब नो फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रेन एनी मोर, अब ट्रेन कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। ये सब मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा है। आपने नोट किया कि जो जो मैंने बातें बताई हैं वो एग्जांपल में कितना आपको यूज फुल कितना काम में आया है, तो ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने आपको समझाया, अगर ट्रेन से नीचे ड्रॉप नहीं किया होता, अगर ट्रेन से किसी नीचे में अगर आइस होता और आइस पे रख दिया गया होता, तो उस वक्त ट्रेन का जो स्पीड था, ट्रेन का जो वेलोसिटी था इन दिस डायरेक्शन, उसी वेलोसिटी से एट दैट इंस्टेंट जो ट्रेन का वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से ये जो स्टोन है वो फॉर एवर मूव करते रहता, क्योंकि आइस फ्रिक्शनलेस है। लोकल रिलेशन है मतलब इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री ऑफ मोशन। ट्रेन में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार ट्रेन से कांटेक्ट छूट गया मतलब बात खत्म, अब न्यू स्टोरी हो गया, न्यू केसेस हो गया। तो इट मेक्स अवर थिंग सो सिंपल नाउ। ये सारे क्वेश्चन डीपीडीटी से यहाँ सॉल्व हो जाएगा डेरिवेटिव की हेल्प से। प्रोपोर्शनल टू टी आ गया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया, ये सब उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि थ्रोन वर्टिकली अपर तो एयर में है, एक बार एयर में है तो भाई हाथ से जो हमने थ्रो किया था, हैंड वाला जो फोर्स था वो भूल जाओ, और अब जब एयर में है तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एयर, वही इंपॉर्टेंट है। एयर में सिर्फ mg था तो mg हमारा आंसर आने लगा, सिर्फ सबका आंसर mg 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 करके आने लगा इन वेरियस सिचुएशन। अप डाउन, स्लो थ्रो किया आपने, फास्ट थ्रो किया, अप किया डाउन किया, एक बार एयर में है तो वह mg फोर्स ही सिर्फ एक्ट कर रहा है। तो फास्ट अपने अगर ज्यादा जोर से थ्रो किया है तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर ज्यादा थ्रो से तो जोर से थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, लेकिन फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जो ग्रेविटी का फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रेविटी का फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने ऊपर थ्रो किया तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने नीचे ज्यादा तेज से थ्रो किया है तो कोई बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी में चेंज आएगा लेकिन फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा व्हेन द पार्टिकल इन एयर। ये दो बात को आपको समझना है, और यहाँ हमारा फोर्स के बारे में बात हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी या डिस्टेंस ट्रेवल या मैक्सिमम इसके बारे में टॉक नहीं हो रहा है, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मेन बात था। सिमिलर क्वेश्चन था, और डी के लिए हमने इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया था, और डी को मैंने कहा था दो मेथड से सॉल्व करेंगे, इनर्शियल फ्रेम से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। व्हेन द ऑब्जर्वर वाज इन ग्राउंड, ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या होता है, फ्रेम का मीनिंग क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये सब आपको एक आइडिया हो गया है। और इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड है, तो देख लेना। इसको भी मैंने दो मेथड से सॉल्व किया, तो इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के हिसाब से अगर एडजस्ट करोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 2g आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम है, एक जगह 2g लिख दिया, 2mg आंसर है। उससे भी बेटर मेथड है आप डेरिवेटिव यूज कीजिए, तो मैंने आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का थोड़ा नॉलेज दे दिया था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अगर ये पूरा एग्जांपल से मैंने समझाया था, तो ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 2g, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अगर 2g आया तो फोर्स ma मतलब 2mg आंसर है। इसी का सिमिलर क्वेश्चन भी आपको क्लास वर्क में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, बुलेट वाला क्वेश्चन, इसमें रेजिस्टिव फोर्स चाहिए था, तो मैंने आपको क्लियर बताया कि जैसे ही बुलेट एंटर कर जाता है इस वुडन ब्लॉक में, वैसे ही हम क्या देखेंगे कि रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रेजिस्टिव फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यही है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब बुलेट। और उसके बाद हमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया था। एग्जाम्पल 8 में मैंने परपेंडिकुलर फोर्स को देखा और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली आई विल यूज दिस फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाय मास, फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया वेक्टर प्रॉपर्टी से और मास से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैं स्पेशल केस बता देता हूँ, अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर नहीं है, एक एंगल बना रहा है एक दूसरे से, तो भी कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है एफ नेट। तो एफ नेट का फॉर्मूला वेक्टर से क्या लिखेंगे हम, वेक्टर से लिखेंगे रूट ओवर ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, राइट, बस। और एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो इसको डिवाइड कर दीजिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ये मैग्नीट्यूड का आंसर है, तो ये आपको आंसर आंसर
मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ये थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पुट कर लो, ये चीज चला गया। अगर ये पार्ट चला गया तो क्या बचा, ओनली दिस बाई एम। और आप देख सकते हो ओनली दिस बाई एम, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। सो आई होप कंसेप्ट अंडरस्टूड हो गया होगा। तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कंसेप्ट अंडरस्टूड। काफी इंटरेस्टिंग था ये हमारा पार्ट। बाकी पार्ट जो है रिमेनिंग, ऑलरेडी लेक्चर इतना लॉन्ग हो गया है, तो बाकी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास वर्क क्वेश्चंस कुछ है विच यू हैव टू डू राइट नाउ, और इस तरह से आंसर देना है। क्लास वर्क 1 के लिए क्लास वर्क 1 लिखो और आंसर टाइप करो, क्लास वर्क 2 आंसर टाइप करो, एंड सो ऑन। तो इसे कमेंट सेक्शन में देना है, लाइव चैट्स में। तो यहाँ पर क्लास वर्क क्वेश्चन से पहले मैंने कुछ हेडिंग भी दिया है ताकि आप चाहो तो रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सके। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर हमारा क्लास वर्क 1 है। लीनियर मोमेंटम पर कुछ क्वेश्चन, क्लास वर्क 3। कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन भी मिलेंगे ताकि आपका फिर से अच्छा से रिगरस प्रैक्टिस हो जाए और पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। एक बार क्लास वर्क आपका अच्छे से हो गया, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए, फिर सिर्फ रिवीजन करना होगा या डाउट क्लियरिंग करना होगा, दैट्स इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैंने सिखाया वो यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद फोर्स का जो फॉर्मूला है, मैंने न्यूटन्स लॉ से हमने जो सीखा है फोर्स का फॉर्मूला, वो भी यूज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो दैट्स इट। बाकी जो का लेक्चर जो है पार्ट वो हम कंटिन्यू करेंगे, इट्स टू बी कंटिन्यूड।